हेलो नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और ज़बरदस्त वन शॉट लेकर। आपको पता है हम लोगों ने दो वन शॉट कवर कर ली हैं, एक तो आपकी स्लॉगिज्म की है और दूसरी हो गई आपकी कैलेंडर की। आज रैंकिंग की वन शॉट होने वाली है। ऑर्डर एंड रैंकिंग इसका पूरा नाम होता है। अगर अलग अलग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, जैसे अभी DSSB का एक एग्ज़ाम होगा, उसके लिए ये वाला चैप्टर निहायत ही बेहद इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। अच्छा, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक क्वेश्चन इसका आ जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्ज़ाम हो, जैसे अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इसको देखेंगे तो ये चैप्टर अपने आप में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन लेके बैठता है। और कभी कभी हो सकता है ना भी पूछा जाए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन तो आता है, इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। लेकिन भाई एक एक क्वेश्चन से ही तो आगे की कहानी चलेगी। हर एक चैप्टर से एक ही सवाल तो आता है, कौन सा दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का अगर है तो 1 नंबर पक्का होने वाला है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर आज आपके पक्के होने वाले हैं। वन शॉट होगी, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरीके से समझाता हुआ चलूंगा। तो वही मान के चलो 2 से 3 घंटा, 2 से ढाई घंटा तो मैक्सिमम लगेगा ही लगेगा। अब कैलेंडर जैसे अपना 2 से पहले यानी 2 घंटे से पहले ही फिनिश हो गया था, इसका देखते हैं 2 घंटा तो अमूमन मान के चलोगे, 2 घंटे से कम का कोई मतलब बनता नहीं है। क्या कहते हो, शुरू किया जाए? चलो शुरू करते हैं। मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, और कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीखना है। इसको पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ सकते हो और दूसरा तरीका होता है फॉर्मूला लगाओ और फिर करो। तो मैं ज़्यादा फॉर्मूले पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि देखो होगा क्या, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है थोड़ा फिगर बनाना पड़ता है, फिगर में ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर आप फॉर्मूले से भी कर रहे हैं ना, तब भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम फॉर्मूले को ही छुट्टी दे दें कि भाई तू जा, तेरा कोई काम नहीं है ना। तो बिना फॉर्मूले के करेंगे हम, और हमें फिगर विगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ खास हमें लग रहा है समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो शुरू करता हूं मैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब इसमें ऑर्डर और रैंकिंग के 2 अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं। सबसे पहले मैं रैंकिंग की बात करूंगा। अगर ऑर्डर के क्वेश्चंस बीच में आएंगे तो मैं ऑर्डर आपको समझा दूंगा, उसके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को जानो कि एक्चुअल में ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे कहानी बनती है। जैसे अगर मैं सामने देख रहा हूं तो ऊपर को जो मेरी फेसिंग होगी ना, वो नॉर्थ की फेसिंग होगी। ऊपर को फेसिंग नॉर्थ की होती है, और इधर मेरा राइट हैंड होगा, इधर मेरा लेफ्ट हैंड होगा। तो मैंने कुछ पर्सन्स के नाम लिख दिए, जैसे ABCDEFGHIJ, इस तरीके से और भी आगे, या जे तक ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे एक बात समझ पा रहे हो कि यार ये तो मेरा दायां छोर होगा, यानी राइट एंड, है ना, दायां छोर। क्योंकि इधर मेरा बायां हाथ था तो ये मेरा बायां छोर होगा, यानी लेफ्ट हैंड। अब मैंने एक बात पूछी कि यार लेफ्ट साइड से ये सी कौन से नंबर पे है, आपका तुरंत जवाब आएगा कि साहब ये 3rd नंबर पे है। अगर मैं लेफ्ट साइड से ही ये एच पूछने लग जाऊं कि ये भाई साहब एच बताओ बाएं छोर से ही कितने नंबर पे है, तो आपका तुरंत जवाब आएगा ये 8 नंबर पे है। तो एक 3 नंबर पे था और एक 8 नंबर पे है। ठीक है, अब मैं पूछना चाह रहा हूं यार इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। आप तुरंत काउंटिंग करके बताओगे, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 4। तो ये लिखा मैंने पर्सन्स, तो पर्सन्स कितने बैठे हुए हैं? 4। अब दूसरी बात मैं यहाँ से पूछना चाहूँ कि ये बता दो इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो एक बात समझो, ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेके 3 किलोमीटर मैं यहाँ चल गया, और यहाँ से लेके 8 किलोमीटर मैं यहाँ चल गया। इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? आपका जवाब तुरंत आएगा, मास्टर साहब एक काम करो, 8 ये पूरा है, उसमें से 3 पीछे का हटा दो, तो बीच का बचा हुआ ये 5 बच जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये बच गया मेरे पास में 5। तो मैंने कहा यार जो डिस्टेंस है ना, यानी जो दूरी है इनके बीच में, वो 5 निकल के आई। तो समझने वाली चीज़ है, इस बात से मैंने आपको क्या समझाना चाहा? इस बात से मैंने आपको ये समझाना चाहा कि ये जो डिस्टेंस होती है इसी को रैंक कहते हैं। कौन व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, कि भाई फलाने सिंह बाएं छोर से 15वें नंबर पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब उनके बीच की दूरी, उनकी जो डिस्टेंस होगी ना, वो 15 होगी। अगर हम डिस्टेंस के नज़रिए से देखेंगे तो, या फिर मैं कहूँगा कि उसकी रैंक क्या होगी? 15।
यानी वो जिस भी पोजीशन पे बैठा हुआ है वो उसकी दूरी या फिर रैंक कहलाती है। फॉर्मूले से मुक्ति चाहिए तो भाई साहब ये सीखना पड़ेगा आपको, तभी काम बन पाएगा, ठीक है। और बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है, यकीन मानो मज़ा आ जाएगा चैप्टर करके। आपको लगेगा कि यार इससे पहले हमने ये सीखा क्यों नहीं, क्यों हम फॉर्मूले के चक्कर में पड़े थे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमेशा जो दूरी होती है वो पर्सन से एक ज़्यादा होती है, दूरी पर्सन से एक ज़्यादा होती है। जैसे C और H के बीच में दूरी अगर 5 दे रखी है और मुझसे पूछे कि लोगों की संख्या बता दो, तो एक कम कर देना, लोगों की संख्या 4 होगी। अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 20 निकल के आ गई, मुझसे पूछा जाए कि दोनों पॉइंटों के बीच में पर्सन की संख्या बताओ, एक कम कर देना, 19 हो गई। दो पॉइंटों के बीच में दूरी 25 है, लोगों की संख्या क्या होगी उनके बीच में, 24 होगी। बात बराबर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दूरी एक ज़्यादा होती है जबकि पर्सन एक कम, दूरी एक ज़्यादा होती है जबकि पर्सन एक कम होते हैं। अगर मैं कहूँ कि पूरे की पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है तो आप यकीन करोगे? करना पड़ेगा भाई, ठीक है, करना पड़ेगा, यकीन मानो, यकीन कर लो, इस चैप्टर में कुछ है नहीं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, और मैं जानता हूँ इस बात को समझने में कोई परेशानी होगी नहीं। अब इसी पर बेस्ड देखो मैं क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल इसी तरीके से। देखो मैंने बहुत सारे एग्जाम के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस लिए हैं, एसएससी के भी क्वेश्चंस हैं, DSSB के भी हैं, कुछ मैंने अपनी मर्जी से भी शामिल किए हैं, तो मिक्स है सबका। तो किसी भी स्पेशल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि फला एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसी के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैं पहले ही बता दूं कि आप लोग सोचो नहीं भैया हम तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या ये जरूरी है? भैया क्यों नहीं है यार, क्वेश्चन अगर एसएससी में पूछ लिया तो क्या यूपीएसआई में स्पेशल थोड़ी ना आएगा? सेम क्वेश्चंस होते हैं, एज इट इज ऐसे ही आते हैं, नाम बदल देगा और ये संख्या बदल देगा, फॉर्मेट तो यही रखना है उसको। तो किसी भी एग्जाम के लिए हो, लगे रहो इसके साथ। यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 27वें नंबर पर और दूसरे छोर से 38वें नंबर पर हैं तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अब देखो बिल्कुल चित्रकारी करते हुए चलेंगे और चित्रकारी करते हुए ही निकालेंगे, ध्यान से समझना। एक पंक्ति में एक छोर से 27, जैसे मान लो मैंने इधर से ये 27th प्लेस पे था, ये लेफ्ट एंड था, और यही व्यक्ति की बात हो रही है ना, इसी व्यक्ति की बात हो रही है। वही व्यक्ति जब दूसरे छोर से काउंट किया गया तो 38 पोजीशन पे था, यानी व्यक्ति तो यहीं बैठा होगा। जब इसको मैं दूसरे छोर से काउंट कर रहा हूं तो ये 38वें नंबर पे पाया गया। इस चित्र को बनाने में कोई समस्या नहीं। अब मेरा काम पहला क्या होगा? मेरा पहला काम होगा यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी निकालना। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस लाइन पर हमेशा डिस्टेंस यानी दूरी को ही मेंशन करना, कभी भी नंबर ऑफ पर्सन्स लिखने की गलती मत करना। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हो, लोगों की संख्या दे रखी हो, उसे दूरी में कन्वर्ट करके ही यहां लिखना है, अगर गलती नहीं करना चाह रहे हो तो। मैं निकालूंगा सबसे पहले D फॉर दूरी, देखूंगा यार यहां से लेके यहां तक चला 27 और इसी पॉइंट से लेके लास्ट तक मैं चला गया तो 38, तो 27 प्लस 38 जोड़ के बताओ कितना हो गया? 8 और 7 15, 3 2 5 और 1 6, यानी 65। तो पर्सन्स यानी कि लोगों की संख्या 64 रही होगी, लोगों की संख्या 64 रही होगी। 8 7 15, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, लोगों की संख्या 64 रही होगी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। कुछ फॉर्मूले वाले कह रहे होंगे सर हम तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे, दोनों इस साइड की दूरी को जोड़ के एक माइनस कर दो। मानता हूं निकाल सकते हो, लेकिन सवाल इतना आसान थोड़ी आएगा हर बार, है ना। ये तो शुरुआत है मेरे बच्चे, आओ देखो आगे। देखो छात्रों की एक पंक्ति में सभी नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अनिकेत बाएं से 12 और कावलिन दाएं से 18वें नंबर पर है। देखो अनिकेत बाएं से 12 नंबर पे है, ये है अनिकेत बाएं से लेफ्ट एंड से 12 नंबर पे था, कवलिन दाएं से 18 नंबर पे था। तो मान लो कवलिन को मैंने यहां बैठा दिया और ये राइट से 18 नंबर पे था, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यही होगा, जरूरी नहीं है कि ये यही होगा। रीजन क्या पता लाइन छोटी हो, है ना, क्या पता लाइन छोटी हो। इसके आगे मान लो 4-5 ही लोग बैठे हुए थे, अगर मैं इस साइड से 18 नंबर पे किसी को बैठाऊंगा तो आगे को निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। अरे मान लो इसके आगे 5-6 लोग ही बैठे हुए हैं ऐसे करके, अब मुझे इस वाले पॉइंट से कवलिन को बैठाना है तो इसको पार करके इधर जाएगा कि नहीं जाएगा अगर लाइन छोटी होगी तो हमें ये पता नहीं है कि लाइन वाकई छोटी है या फिर बड़ी है। तो मैंने कवलिन को अगर इधर बैठाना चाहा तो जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो सकता है ये इसको ओवरलैप करके इधर चला जाए, ठीक है। आगे लाइन पढ़ूंगा,
कह रहे हैं अगर उनके स्थान आपस में अदला बदली कर दिए जाएं, यानी कवलिन को उठा के यहां पहुंचा दें और इसको उठा के यहां पहुंचा दें, तो कवलिन राइट से 14वें नंबर पे पहुंच जाता है। ध्यान से समझना, कवलिन को मैंने यहां से उठा के इस ए की जगह पे पहुंचा दिया और इस ए को यहां से उठा के इस कवलिन की जगह पे पहुंचा दिया, है ना। तो कवलिन तो आ गया इस जगह पे और ए पहुंच गया अब इस जगह पे। ठीक है, ये सेम ही पॉइंट होता है, तो लाइन अलग अलग बेशक मैं ड्रॉ करता हूं लेकिन वो पॉइंट सेम ही है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ो। कवलिन राइट से 14th प्लेस पर आ गया। कवलिन राइट साइड से, राइट वाला छोर तो ये था, यहां से कवलिन की अब नई पोजीशन 14 हो गई। क्या ये बात मैंने सही बनाई कि गलत बनाई? क्या ये बात मैंने सही बनाई या फिर गलत बनाई, इस बात को ध्यान से समझो। कवलिन की पहले पोजीशन कितनी थी? 18। कवलिन की अब पोजीशन कितनी है? राइट से 14। ध्यान से समझना, पहले वो राइट से 18 था, अब राइट से 14 हो गया। ये तो बात गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हुई? क्योंकि छोटी सी डिस्टेंस 18 की और बड़ी वाली डिस्टेंस 14 की कैसे हो गई? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ पता ही क्या है? गड़बड़ ये है कि जब वो स्थान आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो कवलिन की पोजीशन पहले की कंपैरिजन में घट रही है, और ये काम तभी हो सकता है जब ये केस ओवरलैप का बन रहा हो, यानी कुछ इस तरीके से। यानी यहां पर ए होगा और यहां पर के होगा, तो के की पोजीशन पहले है 18। जब वो यहां से उठ के इस ए की जगह पे पहुंचेगा तभी तो उसकी पोजीशन 14, यानी इस छोर से ये 14 और ये 18 तभी तो जस्टिफाई कर पाएगा। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन पहले की कंपैरिजन में कम हो रही है तो केस ओवरलैप का बनेगा, और किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो केस दूर दूर बनेगा। कब होगा ये? पोजीशन इंटरचेंज वाले सवालों में। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा बनाता हूं। मुझे ये पता चल गया कि केस ओवरलैप का है, तो ए आएगा यहां पर और कवलिन आएगा ऐसे करके इस जगह पे। अब हुआ ये कि कवलिन उठ के यहां पहुंच गया, इसको मैं गोले में बंद कर दे रहा हूं क्योंकि अब ये कवलिन की नई पोजीशन है, और ए उठ के यहां पहुंच गया, इसको मैं गोले में बंद कर दे रहा हूं क्योंकि ए की अब ये नई पोजीशन है। अब ध्यान से समझना, पहले जो ए की अनिकेत की पोजीशन थी वो 12 थी। अच्छा, के की पहले की पोजीशन 18 थी, जबकि अब की नई पोजीशन उसकी 14 है। कौन से छोर से? राइट वाले छोर से। कह रहे हैं विद्यार्थियों की टोटल संख्या बताओ कितनी है। ध्यान से समझना, इस वाले पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है? 12। बहुत बढ़िया। इस वाले पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है? 18। बहुत बढ़िया। इस वाले पॉइंट से यहां तक की दूरी कितनी है? 14। बहुत बढ़िया। तो बीच की दूरी फिर 4 होगी। अगर यहां से यहां तक 14 है, यहां से यहां तक 18 है, तो बीच में 4 होगी कि नहीं? 18 माइनस 14, बीच का 4 बचेगा। ठीक है भैया, ये वाली डिस्टेंस कितने की है? 4 की। ये पूरा कितने का था? 12 का। तो पीछे कितना बचा होगा? 8। ये बात भी बराबर है। कह रहे हैं विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। अगर मुझे कुल संख्या निकालनी है तो सबसे पहले मुझे दूरी निकालनी पड़ेगी कि टोटल दूरी क्या है बाएं छोर से लेके दाएं छोर तक की। तो टोटल दूरी निकालो। देखो यहां से चलो, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक चल जाओ। वैसे अगर मैं ये 8 नहीं भी निकालता ना तब भी मेरा काम चल जाएगा। देखो अगर मैं ये 8 नहीं भी निकालूंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये 4 नहीं निकालूंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। इसको भी हटा दो, बस इतना ही रखो, जरूरत नहीं थी निकालने की। क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए तो सबसे पहले दूरी निकालो। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है भाई मेरे? 12। ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है, और यहां तक की दूरी दे रखी है 14। तो 12 प्लस का 14 बराबर होता है 26। अगर दूरी 26 की है तो लोग एक कम यानी 25 बैठे होंगे, है ना। लोग एक कम यानी 25 बैठे होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई? अच्छा, वो जो मैंने निकाला था जो कि हटा दिया, उसकी कोई ज़रूरत? हाँ, उसकी ज़रूरत पड़ती है जब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाए। निकालते वैसे ही है, निकालना मैंने एक तरीके से सिखा दिया क्योंकि जितना पूछा था उतना निकालने के लिए इस क्वेश्चन में हमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आगे। इसे देखो, कह रहे हैं अमित ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है, क्लास में कितने विद्यार्थी? देखो कितना इजी हो गया। अमित ऊपर से 7 नंबर पर है और नीचे से ही अमित 26 नंबर पर है। तो भाई साहब इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की टोटल दूरी निकालना बड़ा आसान है। यहां से मैं यहां तक चलूंगा 7 और इस वाले पॉइंट से नीचे तक चल जाऊंगा 26, तो टोटल डिस्टेंस होगी 33 की। पर्सन 32 बैठे होंगे। बस बात खत्म।
आप मुझे बताओ मैं कितना सा क्या कुछ कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, कुछ भी फालतू नहीं हो रहा है, बड़ी ही प्यार से चीज़ें निपट रही हैं। ऊपर से 7, नीचे से 26, टोटल दूरी हो गई मेरे पास 33 की। यहाँ से लेके यहाँ तक 7, यहाँ से लेके यहाँ तक 26, दोनों को जोड़ दिया 33। तो पर्सन तो एक कम होते हमेशा, दूरी एक ज़्यादा होती है, पर्सन एक कम होते, आंसर हो जाएगा 32। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस है अपने पास में 38, और 38 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर एकदम दिमाग में घुस जाएगा आपके, प्रॉमिस है मेरा आपसे, बस बने रहो मेरे साथ। देखो कमांडरों की एक कतार में रवि फ्रंट से 17वें नंबर पर है और सोनम बैक एंड से 32वें नंबर पर है। तो मैं फ्रंट इस साइड को मान लेता हूं, तो फ्रंट से रवि 17वें नंबर पर था, ये फ्रंट पोजीशन थी इधर, ठीक है भैया, ये फ्रंट था, और बैक एंड इधर से होगा। इधर से सोनम की पोजीशन दे रखी है, सोनम की पोजीशन 32 नंबर पे दे रखी है, ये बैक एंड है इधर से। कह रहे हैं अगर वे दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो रवि सामने से 37 हो जाता है। देखो रवि पहले कितना था, सामने से 17, रवि अब सामने से कितना हो रहा है, 37। तो पहले के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन बढ़ रही है, और अगर पोजीशन बढ़ रही है तो मैंने बताया था ये केस दूर दूर वाला ही बनेगा। अगर घट रही होती तो ओवरलैप करा देते, बढ़ रही है ना, दूर दूर रखो, पोजीशन को इंटरचेंज कराओ, रवि को यहाँ पहुँचा दो, सोनम को यहाँ ले आओ, सोनम यहाँ आ गई, रवि यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब कह रहे हैं रवि सामने से 37 हो गया, सामने वाली पोजीशन को मैंने इधर माना हुआ है, तो रवि सामने से 37 पाया गया। अब बात सही है, ठीक है आगे पढ़ते हैं। कमांडरों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या निकालने के लिए सबसे पहले पूरी लाइन की दूरी निकालनी पड़ेगी, तभी तो लोगों की संख्या निकालोगे। तो दूरी निकालो भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं चल के आया तो 37 चला, ठीक है, 37 में यहाँ तक चल गया। अच्छा ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जाऊँगा तो 32 जाना पड़ेगा। अब देखो जोड़ के कितना हुआ सर, दूरी जोड़ के हो गई 7 2 9, 3 और 3 6 यानी 69। तो भैया अगर कमांडरों की संख्या पूछिए यानी व्यक्तियों की संख्या, तो 68 आंसर निकल के देगी। तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही आंसर बनेगा। कोई समस्या नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये सारी बातें एक ही बार में दिमाग में घुस जाएंगी, लेकिन अगर आपने फॉर्मूले से ही पढ़ रखा है तो पहले वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो निकालो, उसके बाद इसको डालो। एक बार इसे देखो, देखो भाई एक कक्षा में सभी 32 छात्र साउथ यानी ऊपर की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, इसका मतलब उनका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। आकाश राइट से उस साइड से 12वें नंबर पे है, तो आकाश इस साइड से 12 नंबर पे है। आगे जबकि प्रिया लेफ्ट से 18 नंबर पे है, प्रिया लेफ्ट से 18 नंबर पे है, तो प्रिया लेफ्ट से 18 नंबर पे हो गई। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 32। अगर मैंने इनको दूर दूर बिठाया है तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई सर? 12 ये 18 ये 30 बच्चे हो गए, यानी बीच में अभी भी बच्चे आ सकते हैं, यानी मेरी कहानी अभी सही चल रही है। कहानी खराब कब होती है इस बात को समझो। टोटल बच्चे हैं 32, अगर इधर से मान लो दे रखा होता 24, इधर से दे रखा होता 15, तो 24 और 15 39 तो वैसे ही हो गया। तो हम दूर दूर नहीं बिठा सकते थे, क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही दूर बिठाया तो वो 39 तो वैसे ही हो गया, जबकि लोग दे रखे हैं 32, 39 कहाँ से बैठ गए जब लोग ही 32 हैं? तो इसका मतलब लाइन छोटी रही होगी, फिर हमें ओवरलैप कराना पड़ता, ठीक है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि छात्र अपने पास में 32 थे, 18 मैंने इधर और 12 इधर बिठा दिए, तब भी 30 हो पाए, यानी मेरा केस अभी भी सही चल रहा है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गई होती तो मुझे ओवरलैप कराना पड़ता, ये बात ध्यान रखना। कह रहे हैं आगे कि आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग खड़े हुए हैं? आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग खड़े हुए हैं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, है ना, दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, जो मेरा अपना तरीका है वो समझ लो। जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ
कि मेरे पास में पर्सन की संख्या पहले से ही 32 दे रखी है, दे रखी है कि नहीं। अब क्योंकि मैं इस लाइन पे हमेशा दूरी लिखता हूं, तो अगर मेरे पास में 32 लोगों की संख्या है तो दूरी 33 रही होगी। उनके बीच की दूरी एक ज़्यादा होगी ना, पर्सन से दूरी एक ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा यार अगर मुझे दूरी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 33 लेके चलूँगा। और क्योंकि मैं इस लाइन पे दूरी को ही मेंशन करता हूँ, तो मैं देखूंगा यार 18 की दूरी ये हो गई, 12 की दूरी ये हो गई, दूरी हो गई मेरे पास में टोटल 30 की। और टोटल डिस्टेंस मेरे पास में 33 की थी, 12 ये 18 ये 30 हो गया, 30 में इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में फाइनल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 3। यानी इनके बीच में 3 की दूरी है, तो पर्सन्स की संख्या 2 रही होगी, पर्सन्स की संख्या 2 रही होगी, यही मुझे निकालना था। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि सीधा सीधा मैं 32 में से ही माइनस कर दूं। तो 32 में से अगर मैं माइनस करूंगा, पर्सन की वैल्यू 32 है, अब मैं कहूंगा कि यार ये दूरी नहीं है, अब लोग बैठे हुए हैं, तो 18 लोग ये हैं, 12 लोग ये, 18 और 12 कितने हो गए 30। तो 32 में से 30 की कमी करूंगा तब भी क्या आएगा 2, ठीक है, तब भी क्या आएगा 2। तो बात ये भी सही है, बात ये भी सही है। अब क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि यार आप सिर्फ दूरी को ही मेंशन करो लाइन पे, है ना, ऐसे कंसीडर करो कि ये डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के तरीके से चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने उस तरीके से चल के बताया आपको कि अगर कभी भी नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हों तो दूरी तुरंत एक ज़्यादा लेट कर लिया करो, वहीं पर कन्फ्यूज़न ही खत्म। बिल्कुल, दूरी एक ज़्यादा हो गई, 18 की दूरी है, 12 की दूरी है, दूरी हो गई टोटल 30 की। टोटल दूरी 33 की थी, 33 में से यहाँ की डिस्टेंस मैंने हटा दी 30, तो बच गया 3। यानी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बची हुई है ये 3 की होगी। और अगर डिस्टेंस 3 की है तो पर्सन 2 बैठे होंगे, क्योंकि पर्सन 1 कम होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से चलोगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हो गया। ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ था ही नहीं, मजा सा आ गया एकदम। इसे देखो, कक्षा में राजीव शीर्ष यानी ऊपर से 17वें नंबर पर है और वत्सला ने लास्ट से 32वां स्थान प्राप्त किया। राजीव और वत्सला के बीच क्लास में 12 स्टूडेंट है। ध्यान से समझेंगे बहुत। देखो, राजीव ने टॉप से 17वां नंबर लेके आया, तो राजीव टॉप से 17 नंबर पे था, ठीक है, ऊपर के हिस्से को मैंने टॉप कहा है। वत्सला नीचे से 32 नंबर लेके आई, 32वां पोजीशन लेके आई। ये वत्सला है और ये नीचे से 32वां स्थान प्राप्त करी हुई है। राजीव और वत्सला के बीच में 12 विद्यार्थी हैं, इनके बीच में 12 लोग हैं, तो भाई मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात तुरंत बिजली का झटका मार गई होगी, अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो 12 दे रखा है, 13 क्यों लिख रहे हो? भैया 12 नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, व्यक्तियों की संख्या है। मैंने तो इस लाइन पे दूरी लिखने को बोला है ना हमेशा, तो अगर व्यक्तियों की संख्या 12 दे रखी है तो यहाँ पर तो 13 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं दूरी लिखना चाह रहा हूँ और दूरी पर्सन से एक ज़्यादा होती। बस इतना ही ध्यान रखना है, जब भी दूरी की ज़रूरत पड़ेगी एक ज़्यादा करना है, अगर पर्सन दे रखे होंगे तो, और दूरी दे रखी है पर्सन निकालने हैं तो एक कम करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो तो भाई कॉपी पेन रख दो, फिर मत पढ़ाई करो, फिर हो गया, बस रहने दो फिर, ठीक है। इतना सीखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन 100% रूप से सही करना है और फॉर्मूले से बचना है तो ये बात सीखनी पड़ेगी। फॉर्मूले को साइड में रख दो, बंद करके कमरे में, ये मैं बता रहा हूं आपको, वो हमेशा आपका साथ नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा साथ देगा, सवाल कितना भी कठिन आ जाए। क्या कहना चाह रहा है? कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अब इस बात को समझना, अधिकतम का क्या मतलब है, मैक्सिमम का क्या मतलब है। अगर यहां पर ये मिनिमम लिख देता कम से कम, तो ये केस मुझे ओवरलैप कराना पड़ता। ध्यान से समझना, अगर व्यक्तियों की कम से कम मिनिमम संख्या पूछेगा तो ये वाला केस बनेगा, और अगर मैक्सिमम पूछेगा तो दूर दूर बिठाओगे, लाइन को लंबा करवाओगे, और कम से कम दे रखा होगा तो लाइन को छोटा करवाना पड़ेगा। तो दोनों बातों का ध्यान रखें। ये कम से कम लोगों की निकालने की संख्या होती है, और यहाँ पे लोगों की मैक्सिमम संख्या निकलती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा की बात हुई है तो चित्र मेरा बनाया हुआ सही है, इसको मैंने अलग और इसको मैंने थोड़ा दूर रखा हुआ है। और अगर मुझे कम से कम निकालना होता तो मैं ओवरलैप करा देता, ठीक है। देखो, मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ तक चलूँगा 17, मैं दूरी निकाल रहा हूँ। देखो, तो ऊपर से चला मैं यहाँ तक 17, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मेरे पास दे रखी है 13, और यहाँ से लेके लास्ट तक की दूरी मेरे पास में दे रखी है 32।
तो टोटल दूरी मैं निकाल पा रहा हूँ यहाँ से 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 के हासिल 1 लगा, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 यानी 62। तो मैं जानता हूँ यार व्यक्तियों की संख्या फिर एक कम यानी नंबर ऑफ पर्सन्स 61 रहे होंगे। यही मेरा इस सवाल का आंसर है, 61 दे नहीं रखा है। हो सकता है ऑप्शंस गलत हो, ठीक है कोई बात नहीं है, जैसे डेटा हमारे पास दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर सही आया। शायद यहाँ पे 60 ना होके 61 होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया होगा, समझ रहे हो। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, कोई बात नहीं। देखो ऊपर से 17 है और अगर मेरे पास में बीच में 12 लोग दे रखे हैं, दूरी 13 की होगी और इसका स्थान 32वां दे रखा है, तो 17 और 13 बनेंगे मेरे पास में 30, 30 और 2 32, 32 और 3 62, 62 61 होना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। 61 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डन, ऑल क्लियर। अगला देखो, 42 छात्रों की एक कक्षा में रितिका ऊपर से 13वें नंबर पर है। अब देखो पर्सन की संख्या इन्होंने पहले ही दे दी 42, तो अगर मुझे बीच रास्ते में कहीं दूरी की जरूरत पड़ेगी तो दूरी मेरे पास में 43 की हमेशा अवेलेबल रहेगी दूरी, क्योंकि जरूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि मैं जिस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, मैं जो चित्र बनाऊंगा उस पर दूरी लिखनी है मुझे, तो दूरी की जरूरत तो पड़ेगी। तो अगर पर्सन की संख्या वो पहले ही दे रखी है ना उसने, तो आप उसको दूरी में कन्वर्ट कर लो, एक ज्यादा होती है डिस्टेंस। रितिका ऊपर से 13 नंबर पे है, तो रितिका को ऊपर से 13 नंबर पे रखो, रितिका को ऊपर से 13 नंबर पे रखो, जबकि गौरी नीचे से 34वें नंबर पे है, ठीक है। गौरी को नीचे से मैंने 34 नंबर पे रखा, 34 पर, ये है गौरी। जरा 13 और 34 को जोड़ो, कितना हो गया सर? ये तो 47 हो गया, जबकि मेरे पास टोटल डिस्टेंस ही 43 की है। मैं 47 तो पहले काउंट कर चुका हूं, इसका मतलब यहाँ ज्यादा हो गया, ये लाइन तो बड़ी हो गई और अभी बीच में और लोग बैठने भी बाकी है, इसका मतलब ये लाइन तो बहुत बड़ी जा रही है। मेरे पास में 43 तक की डिस्टेंस थी, जबकि यहाँ पर 34 ये और 13 ये, 47 तो पहले ही हो गया, बाकी बीच में भी बैठेंगे तो और बड़ा होगा, यानी ये चित्र गलत बन रहा है, ऐसे नहीं बनना चाहिए। तो मैंने कहा ये रखा है ऊपर और इधर हो गया नीचे, ठीक है। लेफ्ट साइड को मैंने ऊपर मान लिया, तो रितिका इधर से बैठी हुई है और ये बैठी हुई है 13 नंबर पे, और जो गौरी होगी वो उसको ओवरलैप करके इधर चली जाएगी क्योंकि लाइन छोटी रही होगी, और ये बैठी होगी 34वें नंबर पे। तो गौरी यहां बैठी हुई है, रितिका यहां बैठी हुई है। आगे देखो, रितिका और गौरी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, यानी ये निकालना है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं। तो पहले तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले ये चीज़ निकाला करो, ओवरलैप के केस में ये वाली चीज़ पहले निकाला करो, ठीक है। ओवरलैप के केस में ये वाली चीज़ पहले निकाला करो। इस वाले पॉइंट से ये एंड वाले पॉइंट तक जाने में टोटल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी मुझे? 43। यहाँ वाले पॉइंट से यहाँ वाले पॉइंट तक की टोटल लाइन की दूरी क्या है? 43। 43 में से इधर का 34 हटाना जरा, 43 में से इस साइड का 34 हटा दो, तो जरा इस साइड का 34 हटाओगे तो 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी जो 9 की डिस्टेंस बची वो तो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 9, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना था? 13। भैया 9 ये है तो बीच का बचा हुआ फिर 4 ये रहा होगा, तभी तो 9 और 4 13 होगा। 9 यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4, तभी तो 13 रहा होगा, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी यानी गौरी और रितिका के बीच की दूरी 4 है, तो पर्सन की संख्या बोलो एक कम यानी 3 रही होगी कि नहीं? यही तो मुझसे पूछा है कि रितिका और गौरी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो रितिका और गौरी के बीच की टोटल दूरी 4 निकल के आई, तो पर्सन की संख्या फिर 3 रही होगी, पर्सन की संख्या 3 रही होगी। कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा आपकी मैं समझाना क्या चाह रहा हूं और इसका मतलब क्या है, क्या दूरी होती है, क्या नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो देखो कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में P बाएं छोर से 17 और दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। देखो ध्यान से, कह रहे हैं कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में P लेफ्ट से 17 नंबर पे है और राइट से 23वें स्थान पर खड़ा हुआ है। देखो एक ही पर्सन की बात हो रही है कि P बाएं छोर से तो 17 नंबर पे दे रखा है, और यही व्यक्ति को जब राइट वाले एंड से देखा गया तो 23 प्लेस पे था, लेफ्ट से 17 और राइट से 23rd प्लेस पे। कह रहे हैं Q पंक्ति के बिल्कुल बीच में है,
तो लास्ट से तो अंतिम बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा, यानी लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या होगी। मान लीजिए कि छात्रों का फेस ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है, कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी? सर ये हो गई 17, ये हो गई 23, इसका मतलब सर ये तो कुल मिला के 40 बन गया, ये कुल मिला के 40 बन गया, यानी यहां से यहां तक की टोटल दूरी 40 है। और मुझे एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्यू, एक पर्सन है जिसका नाम है क्यू, इस पर्सन को मुझे बिल्कुल बीच में बिठाना है, इस पर्सन को मुझे बिल्कुल बीच में बिठाना है। मान लो ये लाइन है, इसकी टोटल दूरी 40 की है जो कि मैंने यहाँ निकाली है, 40 लोग नहीं बैठे हैं, 40 की दूरी है, और एक पर्सन को मुझे बीच में बिठाना है, बीच में। तो इसका मतलब 20 की दूरी इधर और 20 की दूरी मुझे इधर करनी पड़ेगी, यानी अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो भी 20 आना चाहिए, इधर से काउंट करूंगा तो भी 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्यू बैठा होगा, बीच में किसको बैठाना है? क्यू को। सवाल में यही पूछना चाह रहा है, तो लास्ट से उसकी पोजीशन क्या होगी? भाई लास्ट से काउंट करोगे तब भी 20 ही आएगा, स्टार्टिंग से काउंट करोगे तब भी 20 ही आएगा, किधर से भी काउंट कर लो। तो ये ऐसे करके निकालना होता है। अगर कोई भी पर्सन बीच में बैठ रहा है तो आधी डिस्टेंस इधर करो, आधी डिस्टेंस इधर करो। अगर दूरी 20 की है, पर्सन से नहीं चलना है, दूरी से चलना है, दूरी को हाफ हाफ करना होता है। अगर दूरी 40 की आ गई तो 20 इधर कर दो, 20 इधर कर दो। दूरी 60 की आ गई, 30 इधर कर दो, 30 इधर कर दो, बीच में बिठा दो। आप कहोगे 30 इधर कर दिए, 30 इधर कर दिए तो 31वां तो ये हो गया। नहीं भाई, डिस्टेंस बांटनी है, पर्सन नहीं बांटने हैं, डिस्टेंस को बांटना है। जैसे मैंने यहां से यहां तक की 40 की डिस्टेंस थी ना, तो पर्सन को बीच में बिठा दिया, 20 की दूरी इधर कर दी, 20 की दूरी इधर कर दी। डिस्टेंस ही चलना है, पर्सन तो भूल जाओ। पर्सन तो जब वो कहेगा कि निकाल के बताओ तब एक कम करेंगे, अदरवाइज तो यहाँ पे डिस्टेंस ही रहेगी। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है। आप फॉर्मूले से अच्छा समझ पा रहे हैं तो फॉर्मूले से कर लें। मैंने तो भाई दोनों से किए हुए हैं और मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे देखो, एक बार पढ़ो इसे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ऑर्डर का सवाल है। ये ऑर्डर होता है, कौन किससे कितना ज़्यादा है, कौन किससे कितना कम है, कौन पहले जा रहा है, कौन बाद में जा रहा है, कौन भारी है, कौन हल्का है, किसके मार्क्स ज़्यादा आए, किसके कम आए। ये ऑर्डर के सवाल होते हैं। और ऑर्डर के सवाल कुछ करने के लिए हम लोग गलतियां करते हैं, जैसे कहते हैं कि ए बी से भारी है, तो हम ऐसे कर देते हैं कि ए को ऐसे कर दो। ये तरीका नहीं करना भाई। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ए और बी के बीच में घुसेगा आके, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है ना। तो जो जितना पॉजिटिव है, जो जितना भारी है, जो जितना ज़्यादा उम्र का है, जो जितने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, यानी जो भी जितना ज़्यादा पॉजिटिव है, बड़ा है, उसको ऊपर रखना है, और जो जितना नेगेटिव यानी छोटा है उसको नीचे लिखते जाना है। कैसे? देखो, 5 कार हैं, C1 C2 C3 C4 C5 की गति की तुलना की गई है, यानी इनकी स्पीड का कंपैरिजन हो रहा है। C1 की जो गति है यानी स्पीड है, वो केवल एक कार से ही ज़्यादा है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि C1 की जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ एक से ही ज़्यादा है, इसका मतलब बाकी सबसे कम है। तो मतलब ये कहने का है कि इसके नीचे एक ही कार आएगी। किससे? C1 से नीचे एक ही कार आएगी, बाकी सारी की सारी इससे ऊपर होंगी, बाकी सारी की सारी इससे ऊपर होंगी। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, आगे C5 की स्पीड C5 की स्पीड 4 कार से ज़्यादा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार से ज़्यादा है, तो इसका मतलब टॉप नंबर पे C5 ही होगी, क्योंकि C5 4 कार से ज़्यादा स्पीड लेके चल रही है, तो टॉप नंबर पे वही है। C4 की स्पीड C1 से तो ज़्यादा है, लेकिन C3 और C5 से कम है। C4 की स्पीड C1 से तो ज़्यादा है, C1 से ज़्यादा है, यानी यहाँ आ सकती है। C1 से ज़्यादा है लेकिन C3 और C5 से कम है। C5 यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब C3 यहाँ आ रहा होगा ताकि C4 यहाँ आ सके। अब एक ही बचा, कौन सा? C2 आ जाएगा नीचे। पूछना चाह रहा है कितनी कारों की स्पीड C3 से कम है, तो C3 से कम है 3 कार की स्पीड, 1 2 3। यही मेरा आंसर है। क्या कठिन था? बोलो, क्या ऐसे नहीं बना पाओगे? बहुत इजी होते हैं।
ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में अगर मैं DSSB की बात करूं तो भरे हुए है ना, भर भर के दे रखे हैं। और भी एग्जाम में एक आध क्वेश्चन या तो इसका मिलता है या फिर रैंकिंग का मिलता है, समझ रहे हो? तो करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो कह रहे हैं अविनाश क्लास में ऊपर से 11वें नंबर पर है। ठीक है, अविनाश क्लास में ऊपर से 11वें नंबर पे है और इरा नीचे से 7वें नंबर पर है। तो देखो अविनाश को मैंने ऊपर से 11 नंबर पे रखा, ठीक है, अविनाश ऊपर से 11 नंबर पे है और इरा को मैंने यहाँ से रख दिया, इरा नीचे से 7वें नंबर पर है। कह रहे हैं अगर उनके स्थान आपस में चेंज कर दो। अच्छा, स्थान चेंज करने वाला है तो ऐसे बनाओ, अविनाश हो गया 11 नंबर पे, इरा को मैंने इधर रखा हुआ है, इरा है 7 नंबर पे। कह रहे हैं पोजीशन को इंटरचेंज करना है, जरूरी नहीं है ये दूर दूर ही बैठे हो, पास पास भी हो सकते हैं। पता कर लो आगे। अविनाश 15वें स्थान पर पहुंच जाता है, पहले 11 पे था 15वें पे हो गया, तो पोजीशन बढ़ रही है, पोजीशन बढ़ रही है तो मतलब दूर दूर बैठेगा। तो अब इरा आ जाएगी यहाँ पर, अविनाश पहुंचेगा यहाँ पे, तो अब अविनाश ऊपर से 15वें नंबर पे हो गया, ऊपर इधर था, ऊपर इस साइड माना है और इधर नीचे होगा। तो अब अविनाश ऊपर से 15वें नंबर पे पहुंच चुका है। मुझसे पूछना चाह रहा है कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए। ठीक है, अविनाश ऊपर से 15वें नंबर पर और इरा नीचे से 11वें नंबर पे पहुंच गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की ही पोजीशन लिख के हमारा काम चल जाता है, दोनों की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चलूंगा तो 15, और ये पॉइंट सेम है, यहाँ से लेके लास्ट तक चल के जाऊंगा 7, तो 15 और 7 मिलके बन गया 22। यानी टोटल दूरी अगर 22 की है तो लोगों की संख्या फिर 21 रही होगी, यानी उस लाइन में 21 लोग बैठे होंगे। या तो मैं यहाँ पे इरा की पोजीशन लिख लेता 11, या फिर मैं अविनाश की पोजीशन लिख लूँ दूसरी 15, एक ही बात है। दोनों में से किसी एक का डेटा ही चाहिए होता है, दोनों के डेटा की ज़रूरत नहीं होती। जब पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो उनमें से किसी भी एक का डेटा मिल जाए, दोनों का डेटा की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने दे दिया है, फालतू है, कोई ज़रूरत नहीं है, एक का ही निकाल के आपका काम चल जाएगा। चाहे तो इरा से निकाल लेते या चाहे तो आप अविनाश से निकाल लो। देखो 5 पार्किंग क्षेत्र हैं, S1, S2, S3, S4 और S5। पार्क के लिए ट्रकों की संख्या की तुलना की गई है। S3 में खड़े ट्रक की संख्या केवल S2 से ज़्यादा है। S3 में जितने भी ट्रक हैं वो केवल S2 से ही ज़्यादा है, यानी बाकी से कम होंगे। तो S3 में जितने भी ट्रक खड़े हुए हैं वो केवल और केवल S2 से ही ज़्यादा है, इसका मतलब बाकी सबसे कम है। तो बाकी सब ऊपर आएंगे, बाकी सब ऊपर आएंगे, ऊपर। अभी आया था ना C1, C3, C2 वाला क्वेश्चन, वैसे ही है। आगे S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम है, यानी S1 केवल और केवल S1 से कम है S5, तो S1 टॉप रहा होगा ताकि केवल और केवल उसी से कम हो पाए S5। ये बात समझ गए? आगे यदि पार्किंग क्षेत्र S3 में खड़े ट्रकों की संख्या 1200 है, S3 में खड़े ट्रकों की संख्या 1200 है, यहां पर ट्रकों की संख्या 1200 दे रखी है, तो पार्किंग क्षेत्र S1 में कितने ट्रक खड़े होंगे? S1 तो यहां दे रखा है, S1, S2, S3, S4 रह गया, S4 यहां आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, S1 में ट्रक जितने भी खड़े होंगे वो 1200 से ज़्यादा होने चाहिए। 1200 से ना तो ये ज़्यादा है, ना ये ज़्यादा है, ना ये ज़्यादा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो ये सवाल निकलेगा ही ऑप्शन की मदद से, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका डेटा दे रखा है, इनके बीच में कोई कंडीशन नहीं दी है। कंडीशन नहीं दी है तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा कि यार ये जो भी वैल्यूज़ हैं वो 1200 से तो बड़ी होंगी, तो इसका मतलब S1 में ट्रक जितने भी रहे होंगे वो 1200 से तो ज़्यादा ही होंगे। तो ऑप्शंस देखे मैंने, एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 1200 से ज़्यादा था, बस ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकालना है। या तो इनमें कंडीशन दे रखी होती कि ये इससे 2 गुना है, ये इससे 3 गुना है, ये इसका आधा है, ये 2.5 गुना है, ये 1.5 गुना है, तब तो निकाल पाते। अगर कंडीशन नहीं दे रखी है तो बस आपको यही देखना पड़ेगा कि 1200 से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा है। अगला देखो, कह रहे हैं राजपाल एक इमारत के टॉप से 21वीं मंजिल पर और जमीन से 9वीं मंजिल का निवासी है। ठीक है,
अच्छी बात है। यदि भवन में बेसमेंट नहीं है तो इमारत में कुल कितनी मंजिलें हैं? कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर मैं ऊपर से काउंट कर रहा हूँ तो वो 21वें नंबर पर है, और नीचे से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो वो 9वीं मंजिल पे है। तो टोटल डिस्टेंस 21 + 9 30 की हो गई। और उनके बीच में अगर वो मंजिल पूछना चाह रहा है ना, अगर उनके बीच में मंजिल पूछना चाह रहा है, मंजिल का मतलब क्या हुआ? फ्लोर, है ना। अगर वो फ्लोर्स पूछना चाह रहा है तो डिस्टेंस अगर 30 की है तो फ्लोर्स की संख्या एक कम यानी 29 रही होगी। फ्लोर्स की संख्या एक कम यानी 29 रही होगी। भैया जो पर्सन की संख्या होगी वही तो फ्लोर की संख्या कहलाएंगी। यहाँ पे जो हम पर्सन काउंट कर रहे थे, जिस नज़रिए से हम पर्सन को देख रहे थे, वही नज़रिया फ्लोर के लिए रखना होगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर 30 की है तो इसका मतलब उसके बीच में फ्लोर 29 रहे होंगे। बस यही आंसर है। तो भाषा घुमाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं घुमा सकता। कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया वही रहना है। अगर बदल जाए तो मेरे घर आ जाना, धरना दे देना, और साथ में दावत खिलवाऊंगा, वो अलग। देखो 6 बाइक हैं, L1, L2, L3, L4, L5 और L6 की स्पीड का कंपैरिजन किया गया है। अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था। कह रहे हैं L6 की चाल 3 बाइक से ज्यादा है। L6 की चाल 3 बाइक से ज्यादा है, यानी 1 2 3, इसके ऊपर आएगा L6, ठीक है। और टोटल बाइक कितनी है? 6। तो यानी कि 3 बाइक से अगर L6 ज़्यादा है तो बाकी जो भी होंगी वो L6 से ज़्यादा तेज भाग रही होंगी। 1 2 3 4 5 6। आगे किसी भी 2 बाइक की गति समान नहीं होगी, यानी कोई भी 2 बाइक सेम स्पीड से नहीं जाएंगी, या तो तेज जाएगी या धीरे जाएगी। L4 की स्पीड L2 से ज़्यादा है। अब मैं कहाँ लिखूंगा पता नहीं, अलग से लिखता हूँ। L4 की स्पीड L2 से तो ज़्यादा है लेकिन L6 से कम है। ये सीक्वेंस चाहिए मुझे, ये सीक्वेंस मुझे यहाँ मिल सकता है। 3 की तीनों लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पेशेंस रखूँगा और आगे पढ़ूंगा। L3 की जो स्पीड है वो L5 से कम नहीं है, यानी जो L3 होगा वो हमेशा L5 से ऊपर रहेगा। L3 हमेशा L5 से ऊपर रहेगा, लेकिन जस्ट ऊपर होगा ये ज़रूरी नहीं है। जस्ट ऊपर होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बस उसने ये कह दिया है कि L3 की स्पीड L5 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी L3 L5 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। L2 और L5 की स्पीड सबसे कम नहीं होगी, यानी यहाँ पर ना तो L2 आएगा और ना ही L5 आएगा। इस जगह पर ना तो L2 आएगा और ना ही L5 आएगा, ध्यान से समझना। अब ये जो सीक्वेंस मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, L6, L4 और L2, जो यहाँ रखने की बात मैं कर रहा था, ये यहाँ नहीं आ पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट में L2 आ रहा है और L2 यहाँ आ नहीं सकता, L2 यहाँ पर नहीं आ सकता। अब मैं क्या करूँगा? अब सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ क्या कि यार L3 हमेशा L5 से ऊपर रहना चाहिए, L6, L4, L2 इनकी बात कर लेते हैं पहले। L4 की स्पीड L2 से तो ज़्यादा है, L4 की स्पीड L2 से ज़्यादा है और L6 से कम है। तो ऐसा करो L4 को यहाँ रख दो और L2 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि L2 यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा L6 पहले से आया हुआ था तो यहाँ रखने की ज़रूरत थी भी नहीं, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब L3 और L5 कह रहे हैं L3 L5 से ऊपर होना चाहिए, L5 यहाँ आएगा नहीं, और L3 को ऊपर रखना है L5 से, तो L5 को दूसरे नंबर पे रखो, L3 को पहले नंबर पे रखो। बच गया कौन? L1 आ जाएगा इस जगह पे, बन के हो गया कंप्लीट। कितनी बाइक की स्पीड L3 से कम है? L3 से कम, L3 से सारे ही कम है, यानी 1 2 3 4 5, 5 की पाँचों गाड़ियाँ L3 से कम होंगी। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये एक तरीके से पजल टाइप का भी हो गया है ना। तो लेकिन क्योंकि ऑर्डर एंड रैंकिंग में पूछा गया था तो भाई इसी में कराना जरूरी है। हालांकि जब मैं पजल वगैरह आपको करवाऊंगा तब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बॉक्स पजल नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो अगला कि रमन और उसकी बहन शिखा एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक परीक्षा में रमन की रैंक नीचे से 11 और उसी परीक्षा में शिखा की रैंक ऊपर से पहली है। शिखा तो पहले नंबर पे है, ठीक है, और रमन नीचे से दे रखा है। रमन की रैंक नीचे से 11 है, रमन की नए रैंक नीचे से 11 है।
यदि रमन और शिखा के बीच 11 विद्यार्थी हों, इनके बीच में 11 अगर स्टूडेंट हैं तो दूरी 12 की रही होगी। अगर विद्यार्थी 11 हैं तो डिस्टेंस 12 की होगी। पूछना चाह रहे क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 11 चलूंगा, डिस्टेंस निकालता हूँ, देखो मैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं 11 चलूंगा, यहाँ से लेके शिखा तक मैं कितना चाहूँगा, यहाँ से लेके शिखा तक मैं कितना चाहूँगा, 12, ठीक है 12। एक शिखा वो हो गई, तो टोटल कुल मिला के कितना हो गया, 11 और 12 हो गया मेरे पास में 33 और एक 34 नहीं 24, ये हो गया मेरे पास में 24। अगर मैं पर्सन्स की संख्या निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 23, आंसर आएगा मेरा 23। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं। देखो 11 लोग यहाँ बैठे होंगे, अगर इनके बीच में 11 ही लोग थे तो मैं यहाँ पे 11 लिख दूँ, 11 और 11 22 और एक शिखा 30। तो कैसे भी निकाल लो, आंसर आपका आना ही आना है। डिस्टेंस के तरीके से निकालना चाहो डिस्टेंस के तरीके से निकाल लो, पर्सन के तरीके से चाहे पर्सन के तरीके से निकाल लो, लेकिन पर्सन के तरीके से हर बार आपका आंसर सही आ जाए बिना कन्फ्यूज़न की, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ वैसे चलोगे आंसर गलत हो ही नहीं सकता यार किसी भी कीमत पे। अगला देखो, कह रहे 5 कार है, बी एम जे एन और यू की कीमत की तुलना की गई है। ऑर्डर का सवाल है। जे की वैल्यू यू एम और एन से कम है। जे की वैल्यू देखो, जे किस किस से कम है, यू एम और एन से। यू एम एन, इनको मैंने कॉमा लगा के क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता यू एम और एन में कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा। कह रहे हैं बी की वैल्यू सबसे कम है, तो बी तो जाएगा सबसे नीचे, बी जाएगा सबसे नीचे। किसी भी दो कार की वैल्यू समान नहीं है, ठीक है। यू की वैल्यू एम से कम है, यू की वैल्यू एम से कम है, यानी यू जो है वो एम के नीचे आएगा, तो यू को मैंने नीचे कर दिया। अभी इन दोनों का नहीं पता, ना तो ए और ना ही एम सबसे ऊपर है, ना तो ए सबसे ऊपर है और ना ही एम। एम तो सबसे ऊपर वैसे ही नहीं है, ठीक है, एम तो सबसे ऊपर वैसे ही नहीं है। और अच्छा कह रहे हैं ए भी सबसे ऊपर नहीं है, तो ए भी सबसे ऊपर नहीं आएगा। कार हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये ए तो है ही नहीं कहीं पे, पी एम जे एन यू है, ये ए तो है ही नहीं। इसका मतलब इसमें ना कुछ मिसप्रिंट है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। कोई बात नहीं। अब यार यहाँ पे एक ही जगह पे कुछ और होना चाहिए, ठीक है ना, एक ही जगह पे कुछ और होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एन लिख दूंगा, एन 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 नहीं होगा एक्चुअली में, यहाँ पर जे होना चाहिए। ऐसा करो, यहाँ ए काट के जे कर लो, ए काट के यहाँ पर जे कर लो, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ना तो जे और ना ही एम मैक्सिमम है, कि ना तो जे मैक्सिमम है और ना ही एम मैक्सिमम है, तो फिर मैक्सिमम कौन होगा, फिर मैक्सिमम होगा एन। कि अभी तक तो जे पहले नंबर पे था, अब वो कहना चाह रहा है कि ना तो जे पहले नंबर पे है और ना ही एम पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे फिर कौन होगा, एन होगा। मुझसे पूछना चाह रहा है कि कितनी कार की कीमत एम की कीमत से कम है, तो एम की कीमत से कम केवल और केवल 2 ही कार हैं, एम की कीमत से कम केवल और केवल 2 ही कार हैं, यही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, देखो इत्मीनान से देखना, नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो कुछ 2-3 बार रिपीट करके देखना पड़ेगा इसको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। PYQ लगा लेना, किसी भी किताब को उठा के, किसी भी बुक को उठा के सारे उड़ा दोगे। देखो विभिन्न रंग बैगनी, काला, पीला, हरा, सियान और मैजेंडा के 6 समान बक्से निम्नलिखित तरीके से एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किए गए हैं। कैसे कि सियान और बैगनी डिब्बों के बीच केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, सियान और बैगनी के बीच में केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, ध्यान से सुनना। अब जरूरी नहीं है, देखो सियान और बैगनी के बीच में 3 डिब्बे हैं, अगर मैं सियान को ऊपर और बैगनी को नीचे रखता हूं तो उनके बीच में 3 डिब्बे होंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सियान ऊपर ही हो,
ऐसा भी हो सकता है कि श्यान नीचे हो और बैगनी ऊपर हो, तब भी तो उनके बीच में 3 डिब्बे आ जाएंगे। तो मैं पहले एक पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ कोई सी भी, अगर उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे उल्टा करना पड़ेगा। ध्यान से समझना कैसे। सबसे पहले कहना चाह रहा है कि सियान और पर्पल के बीच में 3 डिब्बे हैं, तो मैंने सियान को ऊपर लिख दिया, ठीक है। इसके और पर्पल के बीच में 3 डिब्बे बना दो, 1 2 3। इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आएगा पर्पल। आगे, द येलो बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, यानी कि पीला बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है। मेरे पास में टोटल बॉक्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हो गए। तो पीला बॉक्स सबसे नीचे लिखने की बात कर रहा है, तो येलो सबसे नीचे आएगा। आगे, मैजेंडा और हरे रंग के डिब्बे के बीच केवल काले रंग का डिब्बा है। मैजेंडा और ग्रीन के बीच में ब्लैक आएगा। अब मैजेंडा ऊपर है कि ग्रीन ऊपर है ये नहीं पता, और अगर ये तीन की तीनों बातें एक साथ आएंगी तो वो यहीं पर खाली है केवल। तो ये हो गया। अब मैजेंडा का पता नहीं भाई, मैजेंडा और ग्रीन में कौन ऊपर है। तो मैजेंडा अगर यहाँ आएगा तो ग्रीन यहाँ आएगा, लेकिन ब्लैक बीच में जाएगा ही जाएगा। इन दोनों के स्थान अभी भी स्विच हो सकते हैं। शीर्ष से तीसरे स्थान का डिब्बा कौन सा है भैया, अगर मैजेंडा यहाँ होगा तो ग्रीन यहाँ होगा, और अगर ग्रीन यहाँ होगा तो मैजेंडा यहाँ होगा। इस बात की कंफर्मेशन मिल नहीं पाई कि मैजेंडा और ग्रीन की एक्चुअल पोजीशन होगी क्या, कहीं से कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। हमसे पूछना चाह रहा है स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे क्या होगा। स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पे ब्लैक है, तो मैजेंडा और ग्रीन को लेके अगर कंफर्मेशन नहीं भी मिल पाई है ना, तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमसे पूछना चाह रहा है उसमें मैजेंडा और ग्रीन का रोल नहीं है, उसमें ब्लैक का रोल है। तो ऊपर से तीसरे नंबर पर ब्लैक आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको दूसरी पॉसिबिलिटी लेके बनाता, ध्यान से समझना, मैं कहता कि यार जो हमने सियान को ऊपर लिया है, अगर हम पर्पल को ऊपर लेते और इनके बीच में 3 डिब्बे रखते, और यहां पर आ जाता सियान कलर, नीचे तो येलो आपका रहना ही था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नीचे तो येलो रहना ही है। अब कह रहे हैं मैजेंडा और ग्रीन के बीच में ब्लैक आएगा। अगर मैं मैजेंडा को यहाँ रखता हूँ तो ग्रीन यहाँ जाएगा, यहाँ ब्लैक आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं ग्रीन को यहाँ रखता हूँ तो मैजेंडा यहाँ जाएगा, बीच में तो ब्लैक आएगा ही, तब भी ऊपर से तीसरे नंबर पर ब्लैक ही आता, तब भी ऊपर से तीसरे नंबर पर ब्लैक ही आता। यानी आप कोई भी पॉसिबिलिटी लेके बनाते, आंसर सेम ही आना था, ठीक है, आंसर सेम ही आना था। नेक्स्ट, हर बार जरूरी नहीं होता है हर बार सेम आ जाए, इसमें आ गया है। अगर नहीं आता तो उसमें से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी गलत साबित होती, कहीं ना कहीं जाके बात अटकती। अगर नहीं अटक पाई है तो इसका मतलब उसने क्वेश्चन ही कुछ ऐसा पूछा है जो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी से सही आंसर निकाल के देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो उमेश सतीश से बड़ा है। अगर उमेश सतीश से बड़ा है तो उमेश को ऊपर रखो, सतीश को नीचे रखो। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप देके चलना, क्या पता कोई इनके बीच में आके घुस जाए। सुरेश नीरज से तो छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। कौन? नीरज, ठीक है। सुरेश नीरज से तो छोटा है, तो सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तो सुरेश जो है उमेश के तो ऊपर आएगा, लेकिन ये नीरज से छोटा है, नीरज से छोटा है। तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है। तरुण जो है वो रितेश से तो बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, तो ये हो गया तरुण, ठीक है। तो तरुण सतीश से तो छोटा है लेकिन रितेश के कंपैरिजन में बड़ा है, रितेश के कंपैरिजन में बड़ा है, ठीक है। कह रहे हैं मनीष सबसे छोटा है, तो मनीष इसके नीचे भी, इसी के नीचे आएगा मनीष। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा नीरज है, सबसे बड़ा नीरज है। कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? ये तो इजी था ना भाई, सारे इजी होते हैं, समझने की बात है सिर्फ। आओ इसको देखो,
पढ़ो ध्यान से, क्या दे रखा है कि 6 लोगों का एक समूह है एस, वी, ओ, वाई, एक्स और टी। प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, उनमें से प्रत्येक एक अलग वर्ग में है। ओ वी से लंबा है लेकिन टी से छोटा है। ध्यान से देखना, ओ वी से लंबा है लेकिन टी से छोटा है। ओ वी से लंबा है और टी से छोटा है। एस, यहां से देखो, एस, वी और ओ क्रमशः 9, 7 और 3 में पढ़ते हैं। एस पढ़ेगा 9 में, वी पढ़ेगा 7 में, तो वी पढ़ता है 7th क्लास में, और ओ पढ़ता है 3 क्लास में, ओ पढ़ता है 3rd क्लास में। अच्छा, जो एस होगा वो पढ़ेगा 9th क्लास में। अलग से लिख ले रहा हूं मैं क्योंकि दे रखा था। एस सबसे लंबा और उच्चतम वर्ग में है, यानी एस सबसे लंबा तो है ही, साथ ही साथ उसकी क्लास भी सबसे हाईएस्ट है, यानी एस सबसे ऊपर आएगा और 9th क्लास में पढ़ेगा। 9th क्लास से ऊपर की क्लास नहीं है। एक्स वाई से लंबा तो है लेकिन बी से छोटा है। एक्स वाई से लंबा है, 1, 2, 3, 4 लोग आ गए, 2 लोग बचे हुए हैं। कौन कौन? एक्स और वाई। तो एक्स वाई से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, तो एक्स वाई से तो लंबा है लेकिन वी से छोटा है। तुरंत छोटा है ऐसी बात नहीं करी गई, ये छोटा है बस। आगे, टी वाई से सीनियर क्लास में है, जो टी है वो वाई से सीनियर क्लास में है, तो टी ऊपर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सीनियर क्लास में, चलो कोई दिक्कत नहीं। टी जो है वाई से सीनियर क्लास में, इस बात को मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी बाद में, अभी मैं मेंशन कर नहीं सकता। लेकिन वी से जूनियर क्लास में है। अच्छा, वी से जूनियर क्लास में है कौन? टी, यानी टी की वैल्यू 7 से कम रही होगी, टी की वैल्यू 7 से कम रही होगी। एक्स वी से सीनियर क्लास में है, एक्स जो होगा वो वी से सीनियर क्लास में होगा। अच्छा ठीक है, एक्स अगर वी से सीनियर क्लास में, ध्यान से समझना, ये 9th क्लास हाईएस्ट है, बी 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, और एक्स बी से आगे है, तो इसका मतलब एक्स फिर 8वीं क्लास में होगा। एक ही डेटा, एक ही संख्या बच रही थी 8वीं, तो उसी में रखना पड़ेगा। आगे 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 आगे, हाँ अब मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ कि टी वाई से सीनियर क्लास में है, टी वाई से सीनियर क्लास में है लेकिन बी से जूनियर क्लास में है, बी से जूनियर है, ठीक है। ओके, टी बी से, टी बाई से तो सीनियर है, ठीक है, टी बाई से सीनियर है और बी से जूनियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 की 6 लोग आ गए। अब एक बात नहीं समझ आ रही है कि जो टी है वो वी से तो छोटा है, ऐसी दे रखा है ना, टी बाई से सीनियर है, टी जो है वो बाई से तो बड़ा है और बी से छोटा है। तो अगर बी से छोटा है तो इसका मतलब 6ठी क्लास में होगा, और बाई से बड़ा है तो इसका मतलब बाई 5वीं क्लास में होगा। समझ में आ गई बात? टी बाई से तो बड़ी क्लास में है, तो टी बाई से बड़ी क्लास में होना चाहिए, और बी से छोटी क्लास में, बी से छोटी क्लास में होगा तो भाई 7 है, 7 से छोटा फिर 6, और कह रहे हैं बाई से बड़ी क्लास में होगा तो इसका मतलब बाई 5वीं क्लास में रहा होगा या 4थी क्लास में रहा होगा, वो ऐसा डेटा दे नहीं रखा है। चलो आगे देखें, कह रहे हैं क्लास में वी से कौन सीनियर है लेकिन छोटा है, वी से कौन सीनियर है और छोटा भी है, वी से कौन सीनियर है, वी से सीनियर है और छोटा भी है। ये वी से देखो सीनियर तो है, सीनियर का मतलब देखो ये 7वीं क्लास में है तो ये 8वीं क्लास में है, तो ये एक्स इससे सीनियर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इससे छोटा है, देखो ये क्या है, छोटा, तो आंसर क्या बनेगा? एक्स। ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है आपके हिसाब से, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। आगे देखो कह रहे 5 लड़के हैं, अमन, बामन, चमन, दमन और फरहान, अलग अलग उम्र के हैं। फरहान केवल अमन और बोमन से बड़े हैं। बोमन कहाँ से आ गया यहाँ पे? जब बामन दे रखा है तो बामन लिखो,
बोमन कहाँ से आ गया? ठीक है, बमन ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है, बामन। चलो, फरहान सिर्फ अमन और बमन से बड़ा है। फरहान सिर्फ अमन और बमन से बड़ा है। सिर्फ अमन और बमन से बड़ा का मतलब यानी फरहान सिर्फ अमन और बमन इन दोनों लोगों से ही बड़ा है और बाकी से फिर छोटा होगा। सिर्फ 2 लोगों से बड़ा है, इसका मतलब बाकी से छोटा है। तो फरहान नीचे से तीसरे नंबर पर है। फरहान नीचे से तीसरे नंबर पर है। फरहान नीचे से तीसरे नंबर पर है। नीचे कौन है? एक अमन है और दूसरा बमन है। इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है ये नहीं पता। दमन केवल चमन से छोटा है, इसका मतलब चमन सबसे ऊपर है। इसका मतलब चमन सबसे ऊपर है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इससे छोटा दमन है। सिर्फ और सिर्फ इससे छोटा दमन है, इसका मतलब चमन सबसे ऊपर है। अमन सबसे छोटा नहीं है। अगर अमन सबसे छोटा नहीं है तो फिर बमन सबसे छोटा होगा, है ना? बमन सबसे छोटा होगा, बमन नाम है ना, बमन सबसे छोटा होगा। लोग कितने हैं मेरे पास में? 5। 1 2 3 4 5, 5 की 5 आ गए। कह रहे हैं अमन से कितने लड़के बड़े हैं? अमन से कितने लड़के बड़े हैं? 1 2 3, तो अमन से 3 लड़के बड़े हैं, यही आंसर है। ऑल क्लियर? छह साथ में क्लास पढ़ने वाले क्लासमेट्स हैं। टी यू वी डब्ल्यू एक्स और बाई ने एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। वी ने केवल टी और एक्स से ज्यादा अंक लिए। वी ने केवल और केवल टी और एक्स, तो टी और एक्स से ज्यादा है केवल और केवल बी, इसका मतलब बाकी से छोटा होगा। तो वी केवल और केवल 2 लोगों से ज्यादा है, एक टी और दूसरा एक्स। इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है नहीं पता, बाकी की सब इससे ऊपर आएंगे। डब्लू ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी डब्लू सबसे ऊपर होगा, इससे नीचे यू आएगा क्योंकि यू केवल और केवल डब्लू से नीचे है बस। जिसने तीसरा सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त किया है उसे 91 नंबर प्राप्त हुए। जो तीसरे नंबर पे है उसके मार्क्स 91 थे, ठीक है, उसके मार्क्स 91 थे। चलो कोई बात नहीं। एक्स ने 72 मार्क्स प्राप्त किए। एक्स के मार्क्स थे 72। इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है नहीं पता। अच्छा, v का स्कोर संभवतः क्या हो सकता है? तो v का स्कोर 72 और 91 के बीच में ही लटक रहा है भाई। जो t है वो v से तो छोटा ही होगा। t अगर इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, इसकी वैल्यू तो 72 रहनी है। तो x और इस पर्सन के बीच में ही v है, तो ये 91 है, ये 72 है, तो ऐसी वैल्यू जो 91 और 72 के बीच में होगी वही v की होगी। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 72 से बड़ा होना चाहिए, 91 से छोटा होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 80 का, बस। पूरा डेटा ही नहीं दे रखा है। पूरा डेटा दे देगा तब तो फिर बात ही क्या है। वो इतना ही डेटा देख के आपकी एबिलिटी चेक करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि आप कितना समझ पा रहे हो। तो मैंने देखा यार इसके और इसके तो बीच में ही आ रहा है भी, तो 72 और 91 के बीच की वैल्यू देख ले रहा हूँ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यही दे रखा है बस 72 और 91 के बीच में। इस पे नजर मारो। कह रहे हैं 7 भाई हैं, शुभम, सौरभ, सहवाग, सचिन। तो 7 भाई, शुभम, सौरभ, सहवाग, सचिन, सैम, शोएब और सूर्या की उम्र अलग अलग है। 7 भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये दे रखे हैं। कह रहे हैं शुभम सबसे बड़ा भाई है, शुभम से ऊपर कोई नहीं आएगा, ठीक है, शुभम से ऊपर कोई नहीं आएगा। सूर्या केवल 2 भाइयों से ही बड़ा है। सूर्या केवल 2 भाइयों से बड़ा है, इसका मतलब इसके नीचे केवल 2 लोग हैं और उसके बाद सूर्या होगा। सूर्या केवल और केवल 2 लोगों से बड़ा है। सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, इस बात को देखेंगे ब्रेक के बाद।
सहवाग उम्र में सिर्फ सचिन से बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ सचिन से बड़ा सहवाग है, सिर्फ सचिन से बड़ा सहवाग है। इस बात को समझो, सिर्फ सचिन से बड़ा सहवाग है, यानी और किसी से बड़ा नहीं है। सहवाग सिर्फ सचिन से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सहवाग नीचे से दूसरे नंबर पे है, सहवाग नीचे से दूसरे नंबर पे है और सचिन यहां पर आएगा, क्योंकि सहवाग केवल सचिन से बड़ा है, बाकी किसी से नहीं। सौरभ सैम से तो बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है, तो शोएब आएगा यहां पर। सौरभ सैम से बड़ा है, सैम आएगा यहां पर और सौरभ आएगा यहां पर, क्योंकि सौरभ सैम से बड़ा है लेकिन शोएब से छोटा है। देखो 7 भाई हो गए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7। सौरभ से छोटे कितने भाई हैं? सौरभ ये दे रखा है, इससे छोटे 1 2 3 4 भाई हैं। बात गई दिमाग में? खुद से बनाना पड़ेगा एक बार, तरीका मैं सिर्फ सिखा सकता हूं, रिवीजन आपको खुद से करना पड़ेगा। वीडियो को दोबारा चलाना, पॉज कर दिया करना और उसके बाद में फिर खुद से सॉल्व करना, तब जाके आएंगी चीजें। क्वेश्चंस मैंने अच्छे लेवल के रखे हुए हैं, इसलिए हल्के में ना ले। जो भी करियरवेल में मैंने ऑफलाइन बैच पढ़ाया है, तो जो भी ऑफलाइन वाले विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हो, उनको ये बात पता होगी कि ऑफलाइन क्लास में मैंने इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने कठिन सवाल आपके उसमें एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं गए थे। जो आपके एग्जाम का लेवल था वो मैंने आपकी क्लास में करवाया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी एग्जाम के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, ये वन शॉट है, सारी की सारी एग्जाम को कवर कर रही है बैंकिंग को छोड़ के, तो मैंने सारे एग्जाम के हिसाब से कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इस बात को देख रहे हैं, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपका फायदा है इसमें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इनको अच्छी तरीके से करें। देखो, एक कक्षा में 4 छात्र हैं, 4 विद्यार्थी हैं। एक का नाम है रविंद्र, शिव, त्रिवेणी, नागेश, जो कि बास्केटबॉल टीम में चयनित होना चाहते हैं। इन सभी की ऊंचाइयां अलग अलग हैं। नागेश रविंद्र से छोटा है लेकिन त्रिवेणी से बड़ा है, यानी जो नागेश है ना, वो रविंद्र से तो छोटा है, रविंद्र से छोटा है, लेकिन त्रिवेणी से बड़ा है, ये त्रिवेणी से बड़ा हो गया। शिव, यहां से देखो, शिव नागेश से छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबा है, यानी शिव बीच में आएगा। शिव कहाँ आएगा? बीच में, और त्रिवेणी आएगा इसके नीचे, क्योंकि जो शिव है ना वो नागेश से छोटा है लेकिन त्रिवेणी से बड़ा है। यदि कोच उनमें से सबसे लंबे छात्र का चयन करना चाहता हो तो कौन चुना जाएगा? रविंद्र चुना जाएगा, ठीक है, रविंद्र चुना जाएगा, क्योंकि सबसे लंबा रविंद्र है। अगर कोच उनमें से सबसे लंबे छात्र का चयन करना चाह रहा है तो सबसे लंबा छात्र रविंद्र है, तो रविंद्र का चयन हो जाएगा, बस बात खत्म हो गई, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। देखो फिर से रैंकिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। अब देखो यहां पे मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का है, तो रेलवे वाले क्वेश्चन को भी शामिल करने की कोशिश की गई है, यानी जो क्वेश्चन जहां से अच्छा मिला है वो मैंने यहां से शामिल किया है। मेहनत समझ रहे हो आप इसमें कितनी लगी होगी? हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस को देखना और फिर मुझे वही क्वेश्चन उठाना है जो मेरे पास ऑलरेडी नहीं है, जो अलग टाइप का है या जिसको मुझे इसमें शामिल करना चाहिए, और ये सारा काम मैंने खुद किया है। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब तो मैं डिज़र्व करता ही हूँ, ठीक है। कोशिश करना कि अगर दोस्त लोगों को भी बता दो, अपने साथ वालों को, तो बड़ी मेहरबानी हो। 36 छात्रों की एक क्लास में रोहित, इंग्लिश में पढ़ो, इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट, यानी पर्सन की वैल्यू 36 दे रखी है, और अगर दूरी की जरूरत पड़ेगी तो 37 ले लोगे। ध्यान से समझना, देयर आर 3 पीपल बिटवीन रोहित एंड द वन हु रैंक 21st फ्रॉम द बॉटम, यानी रोहित और एक वो व्यक्ति जिसकी लास्ट से रैंक 21 है, उसके बीच में 3 लोग हैं। तो रोहित मान लो इधर से कुछ दे रखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति इधर से 21वें नंबर पर है ना, एक व्यक्ति इधर से 21वें नंबर पर है, एक व्यक्ति इधर से 21वें नंबर पर है, इसका नाम नहीं पता।
वो हिंदी में गायब है। कह रहे रोहित और नीचे से 21वें स्थान पर, ही गलत दे रखा है कि रोहित और वो व्यक्ति, यहां पर आ जाएगा रोहित और वो व्यक्ति जो नीचे से 21वें स्थान पर है ना, उनके बीच में 3 लोग हैं। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ के बताया। इनके बीच में 3 लोग होने की बात की गई है, इसका मतलब बीच की दूरी फिर 4 रही होगी। अगर बीच में लोग 3 बैठे हैं और मैं दूरी की बात करूंगा तो दूरी 4 होगी। रोहित की रैंक नीचे से 21वें नंबर पर है। रोहित की रैंक नीचे से 21वीं रैंक वाले व्यक्ति से नीचे है। इस बात को समझो। यानी ये जो रोहित है ना, ये और नीचे जाएगा 21वें व्यक्ति से। यानी अभी तो ये आगे है, अगर मैं इस वाले छोर को आगे और इस वाले छोर को पीछे कह दूं तो अभी भी रोहित इस 21वें नंबर से आगे बैठा हुआ है। इसका मतलब ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि रोहित 21वें नंबर वाले व्यक्ति से पीछे बैठा हुआ है। तो 21वें नंबर वाला व्यक्ति अगर यहां बैठेगा तो रोहित इधर पहुंच गया है पीछे, और इन दोनों के बीच में 4 की दूरी होगी। क्यों? क्योंकि लोग बैठे हुए थे 3। आ जाओ आगे। ऊपर से रोहित की रैंक क्या है? टोटल दूरी मेरे पास में 37 है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 21 है। तो भैया ये वाली दूरी क्या रही होगी? सर यहां से यहां तक की टोटल दूरी 37 है, जिसमें से अगर मैं इधर का 21 हटा दूं, तो मुझे यहाँ की दूरी मिल जाएगी। सर अगर मैं इसमें से 21 हटाऊंगा तो मेरे पास में ये बच जाएगा 16, यानी यहाँ की वैल्यू 16 है। अगर मैं पीछे को भागूंगा, ये 16 कहाँ से है ध्यान से समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 16, और मुझे रोहित पता करना है कहाँ से? ऊपर से। ऊपर तो मैंने इधर माना है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर वाला छोर तो इधर है, यानी इधर से मुझे रोहित निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक 16 है, 4 यूनिट और चल जाऊंगा तो रोहित के पास पहुंचूंगा। तो 16 और 4 20वें नंबर पे बैठा हुआ है। घटाया 1 क्यों नहीं? अगर लोग पूछता तो घटाता। वो पूछना चाह रहा है कितना दूर बैठा है, दूर का मतलब दूरी चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 16 था, 4 और आगे बढ़ जाओ क्योंकि रोहित अभी यहाँ पर है। तो टोटल 16 और 4 20 नंबर पर रोहित बैठा हुआ है। ऊपर से अगर मैं उस वाले एंड को टॉप एंड कहता हूं तो समझ में आ रही बात? आगे देखो। कितना टाइम हुआ? टाइम हो गया 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 13 मिनट है ना। 2 घंटे तक निपटा के फिनिश कर दूंगा मैं। कितना बचा हुआ है अभी? 38 और मैं चल रहा हूँ 25, यानी कि 5 और 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 1 घंटे में निपट जाएंगे आराम से। देखो 6 दोस्त हैं, अमन, विक्रम, चेतन, धनुष, एलिसा और फ्रैंक। प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। केवल 3 मित्र चेतन से छोटे हैं, यानी 3 लोग ही चेतन से छोटे हैं, बाकी सब चेतन से बड़े हैं। तो देखो यहाँ आएगा चेतन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ रख दिया चेतन को तो इससे छोटे केवल 3 ही लोग हैं। 1 2 3, इससे छोटे केवल और केवल 3 ही लोग हैं मेरे पास में 6। इसका मतलब बाकी सब इससे बड़े होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। आगे, अमन केवल धनुष से छोटा है। अमन केवल और केवल धनुष से छोटा है, यानी धनुष सबसे लंबा होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यार अमन केवल धनुष से छोटा है, यानी बाकी सबसे लंबा है। समझो इस बात को, अमन केवल धनुष से ही छोटा है, बाकी सबसे लंबा है। तो धनुष अगर यहां आएगा तो यहां पर फिर अमन आएगा। फ्रैंक एलिसा से छोटा है तो फ्रैंक एलिसा के नीचे आएगा। फ्रैंक सबसे छोटा नहीं है तो फ्रैंक यहां नहीं आ सकता, फ्रैंक यहां किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। अब कह रहे हैं फ्रैंक एलिसा से छोटा है, तो इसका मतलब एलिसा यहां आएगी, फ्रैंक यहां आ जाएगा क्योंकि फ्रैंक सबसे छोटा है नहीं। 1% बच गया, कौन सा? विक्रम फिर यहां आएगा क्योंकि दूसरी कोई पोजीशन बची नहीं। फ्रैंक से छोटे कितने भाई हैं?
फ्रैंक से छोटा एक ही है मित्र जिसका नाम है विक्रम। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर है। देखो, हाफरली की परीक्षा, हाफरली का एग्जाम हुआ, रूपेश ऊपर से 10वें नंबर पर आया, तो रूपेश ऊपर से 10 नंबर पर पाया गया और रचित नीचे से 21वें नंबर पे आया। रचित नीचे से 21 नंबर पर आया। यदि रचित ने रूपेश से बेहतर प्रदर्शन किया हो, क्या ये बेहतर प्रदर्शन कर पा रहा है रचित? बताओ। अगर ये टॉप है और ये बॉटम है तो मुझे बताओ अभी भी कौन आगे है, रूपेश आगे है कि रचित? अभी भी रूपेश ऊपर है, यानी रूपेश के मार्क्स अभी भी ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कहना चाह रहा है रचित ने रूपेश के कंपैरिजन में बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी रचित के मार्क्स रूपेश से ऊपर होने चाहिए, यानी इसको इससे ऊपर पहुंचाओ। अगर ऊपर पहुंचाना पड़ेगा तो कंडीशन ओवरलैप करानी पड़ेगी। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर रूपेश और रचित को मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा इस जगह पे, यहाँ आएगा रचित। ठीक है, यहाँ आएगा रचित, क्योंकि रचित ने रूपेश से अच्छा प्रदर्शन किया है। रचित नीचे से 21 नंबर पे था, वो बात अलग है, और रूपेश ऊपर से 11 नंबर पर था, वो बात अलग है। ठीक है, उनके बीच में 6 विद्यार्थी हैं, इनके बीच की दूरी 7 रही होगी, क्योंकि अगर विद्यार्थी 6 हैं तो बीच की दूरी 7 होगी। पूछना चाह रहा है कितने छात्र पेपर देने आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। देखो, यहां से यहां तक की टोटल दूरी 10 है, अगर बीच की 7 है तो ऊपर की 3 बची होगी। अब मैं टोटल दूरी निकाल पाऊंगा। देखो बेटा, यहां से यहां तक चल जाऊंगा 3, और ये पॉइंट सेम है, यहां से लेके लास्ट तक मैं चल के जाऊंगा 21, तो 3 और 21 बराबर टोटल दूरी हो गई 24 की। तो लोगों ने परीक्षा दी होगी केवल 23, यही मेरा आंसर है। अगर दूरी 24 की है तो लोग परीक्षा देने आए होंगे 23। दिस इज माई आंसर। अगला देखो, कह रहे हैं 60 छात्र एक क्लास में, अच्छा 60 छात्रों की एक क्लास में निशा ऊपर से 10वें नंबर पे है, विद्यार्थी हैं 60। देखो, पर्सन की वैल्यू 60 दे रखी है, अगर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो 61। निशा ऊपर से 10 नंबर पे है, निशा ऊपर से 10 नंबर पे है, और उसी क्लास में अनु नीचे, अनु के नीचे केवल 9 छात्र हैं। ये है अनु, इसके नीचे केवल 9 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दूरी कैलकुलेट करना ध्यान से। विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ, ध्यान से समझो। अगर मैं यहां पर दूरी ना लूं, सिर्फ पर्सन से काम चलाऊं, क्योंकि मैंने पर्सन को ड्रॉ कर लिया तो मेरा काम चलेगा। सर 10 लोग तो यहां बैठे होंगे, 11वां ये हो गया, और इसके नीचे 9 छात्र हैं, तो टोटल होगा 20। 10 ये, 11वां ये, और इसके नीचे 6 लोग और हैं, तो टोटल लोग हो गए, सॉरी नीचे 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 ये, 11वां ये और 9 ये, तो टोटल लोग कितने हो गए? 20 लोग टोटल थे कितने? 60। तो 60 में से 20 की कमी करूंगा, लोग कितने बचेंगे? 40। वो 40 लोग यहाँ बैठे होंगे सर, वो 40 लोग बीच में बैठे होंगे, तो उनके बीच विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? 40। यहां मैंने बिना दूरी के काम चला दिया। अगर दूरी कैलकुलेट करते तो क्या करते बताओ? तो मैं ये देखता कि भाई साहब ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि 9 लोग अगर नीचे बैठे हुए हैं तो यहां नीचे से ये 10वें नंबर पर होगी, तो 10 ये 10 ये कितने हो गए? 20। दूरी थी 61 की, 61 में से 20 हटाओगे, दूरी बचेगी 41 की, तो पर्सन बैठे होंगे 40, पर्सन बैठे होंगे 40। कैसे भी कर लो, क्योंकि यहां पर पर्सन से करना ज्यादा इजी था, तो मैंने पर्सन से ही बताया आपको। 27, 70 लोग हैं, एक पंक्ति में अनिल लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। देखो, अनिल लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। आगे उसी लाइन में सुनील
के दाईं ओर 19वें सदस्य हैं, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। एंड देयर आर 90 मेंबर्स टू द राइट ऑफ सुनील इन द सेम रो, और सुनील के राइट में 19 लोग हैं। मान लो सुनील यहाँ बैठा हुआ है, इसके राइट में 19 लोग हैं, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन इस साइड से 20 रही होगी। अरे भैया इसके राइट में 19 लोग हैं, इसका मतलब ये 20वां पर्सन होगा राइट से अगर काउंट किया जाएगा तो। जो पिछला वाला सवाल था जिसको कि मैंने बाद में डिस्टेंस से बताया, उसी तरीके से बता रहा हूं इसको डिस्टेंस से। उनके बीच में सदस्यों की कुल संख्या क्या है? भैया 15 की दूरी ये हो गई, 20 की दूरी ये हो गई, दूरी हो गई 35 की। अगर लोग 70 थे तो दूरी होगी 71 की, और 71 में से 15 और 20 कितने हो गए? 15 और 20 कितने हो गए मास्टर साहब? 35। तो 35 हटा दो, 11 में से 5 गया 6 बनेंगे, और 6 में से 3 गया 3 यानी 36। तो 36 की तो दूरी बच गई ना, तो लोग तो 35 ही रहे होंगे। 36 की तो दूरी बच रही है, क्योंकि दूरी में से दूरी हटाओगे दूरी बचेगी, तो लोग तो फिर इनके बीच में 35 बैठे होंगे। नहीं आई ना बात समझ? फिर से समझो। अनिल बाएं से 15 है, सुनील के राइट में 19 लोग हैं, इसका मतलब सुनील 20वें नंबर पे होगा। ये भी दूरी ये भी दूरी, दूरी होगी 35। लोग अगर 70 हैं तो दूरी होगी 71। 71 में से ये हटा दो, 71 में से 35 की दूरी हटा दो तो बनेगा 36, यानी 36 की दूरी, तो लोग बैठे होंगे 35। या फिर इसको सीधा 70 ले लो, 70 ये हो गया, 15 ये 20 ये कितने हो गए? 35। तो 70 में से 35 हटाओगे 35। अगर इसको मैं पर्सन्स की संख्या काउंट करूंगा तो मैं पर्सन में से हटाऊंगा। अगर मैं इसको डिस्टेंस काउंट करूंगा तो मुझे इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हटाना पड़ेगा। ये बात दिमाग में बैठा लो। दूरी में से दूरी घटेगी, पर्सन में से पर्सन, पर्सन में से दूरी मत हटा देना, ना ही दूरी में से पर्सन। ठीक, बस इतना ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पंक्ति में अमित बाएं से 8वें और सुमित राइट से 15वें स्थान पर है। देखो अमित बाएं से 8वें स्थान पर है, थोड़ा जगह बनाते हैं। देखो अमित बाएं से 8वें स्थान पर है, तो मैंने कहा यार ये बैठा हुआ है अमित, ये लेफ्ट से 8 नंबर पर है, और सुमित राइट से 15वें स्थान पर है। सुमित राइट से 15वें स्थान पर है। यदि ललित उनके बीच में है, अब ललित जो है ना वो इनके बीच में है, तो नई व्यवस्था को बनाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या चाहिए। न्यूनतम, कम से कम कितने लोग बैठे होंगे? बड़ी खतरनाक कहानी हो गई। कम से कम लोग पूछे तो इसको दूर दूर तो मैं नहीं बैठा सकता, फिर मुझे ओवरलैप कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यूनतम की बात कर दी, कम से कम की, अगर कम से कम की बात कर दी तो ओवरलैप कराना पड़ेगा। अमित बाएं से 8 नंबर पर है और सुमित राइट से 15 नंबर पर है, और मुझे लाइन को छोटा से छोटा करना है, तो सुमित को मैं जितना इधर हटा के बिठा सकूं, जितना इधर से इधर हटा के बिठा दो, उतनी ही लाइन छोटी हो जाएगी। बस ये पहले नंबर को छोड़ देना, क्योंकि पहले नंबर पे सुमित नहीं बैठ सकता, पहले नंबर पे बैठा नहीं और सवाल का सत्यानाश हुआ नहीं, क्यों? फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बचा ना, फिर तो 15 लोग होंगे, फिर तो कोई सवाल ही नहीं बचा। इसलिए लास्ट में नहीं बैठेगा जाके, उससे एक पहले वाले नंबर पे बैठेगा। बैठा के देखेंगे, लास्ट वाले पे नहीं बैठेगा ये कंफर्म है, उससे जस्ट पहले वाले पे बिठा के देखते हैं वहां बैठेगा या फिर उससे भी एक स्थान पहले बैठेगा। यही 2 पोजीशन होती है, इसके अलावा तीसरी कोई पोजीशन नहीं होती, अगर वो न्यूनतम की बात करेगा तो। देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां बिठा दिया इसको, यानी कि एक पर्सन यहां बैठा हुआ था, ये दूसरे नंबर का व्यक्ति है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? अरे इनके बीच की दूरी क्या होगी ये बता दो, बोलो। सर ये दूसरे नंबर का व्यक्ति है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी 2 है। पहले नंबर का व्यक्ति, दूसरे नंबर का व्यक्ति, तो बाकी बच गया होगा फिर ये 6, बाकी बच गया होगा ये 6। अगर ये 6 बच गया है तो इसको आधा आधा बांट दो, 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, बीच में ललित को बिठा दो। ये बात मानते हो कि नहीं? अगर ये 6 नहीं बचता, यानी दूसरे नंबर पे बिठा के काम नहीं चलता, मान लो दूसरे नंबर पे मैंने बिठाया और यहाँ 6 नहीं बचता, क्योंकि टोटल 8 था ना, 2 हटाऊंगा तो 6 बचेगा। मान लो यहाँ 5 बचता, तो मुझे तीसरे नंबर पे बिठाना पड़ता, यानी यहाँ पे सम संख्या यानी इवन नंबर ही बचना चाहिए, ताकि मैं आधा आधा बांट सकूं।
क्योंकि डिस्टेंस है, इसको आधा आधा बांटने के लिए सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यहां कौन बैठा है? यहां ललित बैठा हुआ है। देखो कम से कम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 2 की दूरी ये है, देखो डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं टोटल लाइन की, यहां से यहां तक चल गया 2, फिर इस पॉइंट से लेके लास्ट तक मैं चला गया 15, तो टोटल दूरी हो गई 17 की। तो बोलो मिनिमम पर्सन कितने बैठे होंगे? सर पर्सन एक कम होते हैं 16, 16 से कम लोग बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, इस तरीके की, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छाप लेना इसको नोट्स में अपने। अगला देखो, देखो एक पंक्ति में रीता लेफ्ट से 15वें नंबर पे है और मधु राइट से 18 नंबर पे है। क्या दिक्कत है इसमें? रीता लेफ्ट से 15 नंबर पे है और मधु राइट से 18 नंबर पे है। मधु हो गई 18 नंबर पे, इनके बीच में 4 लोग हैं, तो भैया दूरी 5 की होगी। कुल कितनी लड़की, अच्छा न्यून, देखो यहां भी मिनिमम पूछ लिया। अगर मिनिमम पूछ रहा है तो दूर दूर तो नहीं बिठा सकते, पास करना पड़ेगा। ये हो गई रीता 15, मधु को इधर ले आओ 18। कह रहे इनके बीच में 4 लड़कियां हैं तो दूरी होगी 5 की। मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं निकाल सकते। न्यूनतम वैल्यू पूछना चाह रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है। देखो भाई साहब ये डिस्टेंस 5 की है, यहां से यहां तक 15 था, ये 5 है तो इधर 10 बच गया होगा। काम चल गया मेरा, डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, यहां से यहां तक चल गया 10 और यहां से लास्ट तक मैं चल गया 18, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 28 की। इसका मतलब पर्सन की वैल्यू हो जाएगी 27। यही मेरा आंसर है। अब तो फैमिलियर हो गए होगे इस कॉन्सेप्ट से, है ना? अब तो कुछ नया नहीं लग रहा होगा, अब तो एक फटाफट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या डिस्टेंस पर्सन कर रहा हूं। इसे देखो 49 स्टूडेंट हैं, अगर विद्यार्थियों की संख्या 49 दे दी और दूरी की जरूरत पड़ जाए तो सीधा 50 लेके चलोगे। ए ऊपर से 17वें नंबर पे है और नीचे से 11वें नंबर पे, तो मैंने कहा ए ऊपर से 17वें नंबर पर है तो इधर को मैंने टॉप मान लिया, और बी नीचे से 11 नंबर पे है तो बी को मैंने नीचे से 11 नंबर पे मान लिया। कह रहा है सी ए और बी के बीच में है, सी जो है ना वो इन दोनों के बीच में है, ये सी है। तो बी और सी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? बहुत अच्छी बात है। टोटल दूरी भाई साहब कितने की है? 50 की। इधर का 17 हटाओ, इधर का 11 हटाओ, टोटल हट गया 28। तो 50 में से 28 की दूरी हटा दो तो दूरी बचेगी भाई साहब कितने की? 22 की। दूरी बचेगी 22 की, इसका मतलब 11 रुपया इसको दे दो, 11 इसको दे दो, तभी तो सी बीच में बैठेगा। भाई दोनों साइड की जो दूरियां थी वो हटा दी मैंने। टोटल दूरी 50 की थी, 17 और 11 हो गया आपका 28, 28 हटा दिया तो बच गया मेरे पास में 22। 22 का मतलब ये हुआ अगर सी बीच में बैठा हुआ है तो 11 इधर होना चाहिए और 11 इधर होना चाहिए। 11 पर्सन नहीं है, दूरी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी 11, यहां से लेके यहां तक की दूरी 11। क्या पूछना चाह रहा है? बी और सी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? बी और सी के बीच की दूरी कितनी है? 11, तो भैया पर्सन 10 होंगे। दूरी 11 तो पर्सन एक कम, दूरी 11 पर्सन एक कम। अगला देखो 31। कह रहे लड़कों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट से 13 नंबर पे है, ए लेफ्ट से 13 है। आगे और डी राइट से 17 है, तो मैंने पहले तो डी इधर ही बनाया। यदि ए इस पंक्ति में राइट से 11 हो, ये जो ए है वो राइट से 11 होना चाहिए। भैया
इस वाले पॉइंट से डी 17, यानी छोटी वाली डिस्टेंस ज़्यादा की और बड़ी वाली डिस्टेंस कम की कैसे रह जाएगी, यानी 17 11 से छोटा क्यों नज़र आ रहा है, इसका मतलब चित्र गलत बना हुआ है, तो चित्र सही करना पड़ेगा। तो चित्र ऐसे सही होगा कि भाई साहब ये लाइन छोटी होगी और केस ओवरलैप का होगा, केस ओवरलैप का होगा, यानी जो ए है वो 13 नंबर पे तो ठीक दे रखा है, ये ए इधर से 11 नंबर पर दे रखा है ना। अगर इस पंक्ति में ए राइट साइड से 11 नंबर पे हो तो जो डी था वो राइट से 17 था, यानी राइट से 17 का मतलब आगे निकाल दोगे, है ना। ये डी राइट से, राइट वाले छोर से 17 नंबर पे था, ये डी यहाँ है, ठीक है, ए यहाँ है, ये 11 है, ये 17 है, तो बीच में 6 बच गया होगा, 11 से 17 यानी बीच में 6 बच गया होगा, इनकी बीच की दूरी कितनी होगी 6। तो कह रहे हैं लेफ्ट से डी की पोजीशन बताओ, भैया यहाँ से यहाँ तक 13 है, ये 6 है तो ये 7 होगा, 7 और 6 तभी तो 13 होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कौन बैठा हुआ है डी, तो लेफ्ट से डी कौन से नंबर पे बैठा होगा, 7 की दूरी पे बैठा हुआ है, तो 7 नंबर पे बैठा होगा, दैट्स इट, यही आंसर है, यही आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ आगे। एक क्लास में कुल 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से डबल है, 60 लोग हैं बॉयज और गर्ल्स, लड़कियां डबल हैं तो लड़कियां 40 होंगी, लड़के 20 होंगे, तभी तो डबल होगा, 60 40 और 20 60 हो गए। कमल स्टार्टिंग से 17वें नंबर पर है, कमल ऊपर से 17 नंबर पे है। अगर 9 लड़कियां कमल से पहले हों, पहले, ये टॉप है, पहले हों ऊपर, तो कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, कमल का 17वां नंबर था, यानी कमल तक 17 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से लड़कियां थी 9, तो लड़के कमल को मिला के रहे होंगे 8, ताकि 9 और 8 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कमल के बाद में कितने लोग बैठ, कमल के बाद में कितने लड़के होंगे, भाई साहब लड़कों की टोटल वैल्यू 20 है, 20 में से 8 लड़के पहले बैठ चुके हैं, तो बाकी बचे हुए 12 लड़के कमल के नीचे बैठे होंगे, बाकी बचे हुए 12 लड़के कमल के नीचे बैठे होंगे, ठीक है। करो, एक सेकंड, अर्जेंट कॉल है एक। चलो भाई आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कि रीता की कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:2 है, रीता लड़कियों में 8वें और क्लास में ऊपर से 17वें स्थान पर है, वह सभी विद्यार्थियों में से 20वें स्थान पर है ना, वह सभी विद्यार्थियों में नीचे से 20वें स्थान पर है, क्लास में कितनी लड़कियां रीता के नीचे होंगी, थोड़ी जगह बना लें, ध्यान से समझना। कह रहे हैं रीता की कक्षा में लड़कियों और लड़कों का रेशियो 1:2 है, लड़कियां 1 हैं तो लड़के उसके डबल हैं, रीता लड़कियों में 8वें, रीता लड़कियों में 8वें नंबर पे है, तो जो रीता है लड़कियों में 8 नंबर पर है, और क्लास में ऊपर से 17वें स्थान पर है, तो लड़कियों में तो उसकी रैंक 8वीं थी और क्लास में ऊपर से 17वें स्थान पर थी। अगर लड़के और लड़कियों दोनों को मिला दें तो अगर मैं क्लास की बात करूं, लड़का और लड़की दोनों, तो रीता 17वें नंबर पर थी, वह सभी विद्यार्थियों में नीचे से 20वें नंबर पे है, यानी नीचे से ये 20वें नंबर पे है। अगर लड़का और लड़की दोनों को देखा जाए तो
तो अगर मैं लड़का और लड़की दोनों को मिला के बात करूं तो टोटल डिस्टेंस ऊपर से 17 और ये नीचे की 20, तो ये हो गई मेरे पास में 37, यानी कि टोटल लोग बैठे होंगे 36, टोटल लोग होंगे 36। क्लास में कितनी लड़कियां रीता के नीचे हैं? ये तो लड़का और लड़की दोनों है ना। अगर लड़कियां 1 और लड़के 2 हैं तो टोटल मिला के 3 होगा, यानी 3 यूनिट टोटल बच्चे होंगे जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, और टोटल बच्चे हैं 36, यानी 3 की वैल्यू हुई 36 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 12, 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड दे देंगे 12, यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है लड़कियों को। लड़कियों की टोटल वैल्यू 12 थी। अगर रीता 8वें नंबर पर बैठी हुई है, तो यानी कि रीता तक 8 लड़कियां बैठ गई होंगी, टोटल लड़कियां थी 12, यानी 4 लड़कियां रीता के बाद बैठी होंगी, यही आंसर है। टोटल लड़कियां थी 12, 8 लड़कियां रीता तक बैठी हुई हैं, रीता के बाद में 4 लड़कियां और बैठी होंगी, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। पूछना चाह रहा है रीता के नीचे कितनी लड़कियां हैं, तो रीता के नीचे लड़कियों की संख्या हो जाएगी 4। अगला देखो, इसे बनाओ, पढ़ो एक बार। कह रहे हैं 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया लड़कियों में चौथे और क्लास में 18वें नंबर पर है। तो देखो, मैं तो पहले क्लास की बात कर रहा हूं कि क्लास में किस हिसाब से दे रखी है। नाम क्या है? जया। क्लास में वो 18वें नंबर पर थी। 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक क्लास है, तो क्लास के हिसाब से निकाल पाएंगे? निकल जाएगा। तो क्लास के हिसाब से 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, तो टोटल वैल्यू पर्सन की 30 हो गई, लड़के और लड़कियां दोनों को शामिल करके। ठीक है, क्लास में लड़कों में ऊपर से जया की रैंक क्या है? क्लास में लड़कों में ऊपर से जया की रैंक क्या है? क्या जया एक लड़का है? लड़कियों में चौथे और क्लास में 18वें नंबर पर है, तो लड़कों में ऊपर से रैंक क्यों पूछेगा भाई? वो तो लड़की है ना, तो लड़कियों में शामिल होगी, लड़कों में कैसे शामिल हो जाएगी? चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। देखो, टोटल पर्सन 30 हैं, इसका मतलब डिस्टेंस 31 की रही होगी, यानी नीचे से मैं इसकी पोजीशन निकालूं, नीचे से मैं इसकी पोजीशन निकालूं जरूरत नहीं है, यानी जया तक 18 लोग बैठे होंगे और जया के बाद में टोटल लोगों की संख्या 30 है, 18 लोग यहाँ बैठ चुके हैं, इसका मतलब 12 लोग जया के नीचे बैठे होंगे। अच्छी बात है। जया लड़कियों में चौथे नंबर पे थी, यानी जया ऊपर से चौथे नंबर पर है लड़कियों में, यानी जया से ऊपर 3 लड़कियां बैठी होंगी, जया से ऊपर 3 लड़कियां बैठी होंगी, ध्यान से समझना। अब क्योंकि 18 लोग बैठे हुए हैं, या जया को शामिल कर लेते हैं तो 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, क्योंकि जया ऊपर से चौथे नंबर पर है, अगर लड़कियां काउंट करें तो यानी जया तक ऊपर से लेके जया तक 4 लड़कियां बैठी हैं। टोटल बच्चे बैठे हैं 18, इसका मतलब बाकी के लड़के बैठे होंगे 14, बाकी के बैठे होंगे लड़के 14। लड़कों में ऊपर से उसकी रैंक क्या है? अगर मैं लड़कियों को हटा दूं तो 14 लड़के ऊपर बैठे होंगे, है ना, 13 लड़के ऊपर बैठे होंगे, ध्यान से समझना, ऐसे समझो। लड़के कितने हैं ऊपर बैठे हुए? सर 14। जया तो लड़की है, इससे ऊपर लड़के कितने बैठे होंगे? 14। अब ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। अगर मैं जया को शामिल कर रहा था तब 4 लड़कियां थी, अगर मैं जया को शामिल कर रहा था तो 4 लड़कियां थी, अगर मैं जया को हटा दूं तो 3 लड़कियां होंगी कि नहीं? अगर मैं जया को हटा दूं तो 3 लड़कियां होंगी। फिर से सीखो, फिर से समझो, हटाओ इसको, जया को हटा दो। अभी जया का 18 नंबर है, इससे पहले 17 लोग बैठे होंगे, इससे पहले 17 लोग बैठे होंगे। अच्छा, जिसमें 3 लड़कियां होंगी, क्योंकि जया थी चौथी, तो इससे ऊपर 3 लड़कियां होंगी। 17 लोग बैठे हुए हैं, तो लड़के कितने रहे होंगे? सर 14। अगर मैं इन लड़कियों को यहाँ से हटा दूं ऊपर से, तो ऊपर लड़के बैठेंगे 14 और 15वें नंबर पे आ जाएगी जया। यही पूछना चाह रहा है कि जया लड़कों में ऊपर से कौन से नंबर पे बैठेगी? तो जया ऊपर से 15वें नंबर पर बैठेगी। अगर मैं सिर्फ लड़कों को बिठाऊंगा तो, लड़कियों को अगर मैं हटा दूं तो
15वें नंबर पे। बढ़िया सवाल है। अगला देखो, एक पंक्ति में रिचर्ड ऊपर से 15वें नंबर पर है, तो मैंने रिचर्ड को ऊपर से 15 नंबर पे रखा। रिचर्ड ऊपर से 15वें नंबर पर है। इसके बाद में लोगों की संख्या इसके पहले लोगों की संख्या से 3 गुना है, तो इसके पहले तो 14 लोग बैठे थे, क्योंकि रिचर्ड का नंबर 15वां है, तो इससे पहले 14 लोग बैठे होंगे। लेकिन इसके बाद में उससे 3 गुने लोग बैठे हुए हैं। जितने भी लोग उससे पहले बैठे हैं ना, उससे 3 गुना नीचे बैठे, यानी 14 का 3 गुना 42, यानी 42 लोग रिचर्ड के बाद में बैठे हुए हैं। अच्छी बात है। तो कह रहे हैं रिचर्ड और लास्ट से 7वें नंबर का जो भी इंसान है, लास्ट से 7वें नंबर का इंसान मान लो यहां है, तो रिचर्ड और इस इंसान के बीच में कितने लोग बैठेंगे? रिचर्ड इस 42 को अगर मैं देखूं तो रिचर्ड तो इसमें शामिल ही नहीं है। रिचर्ड तो ऊपर 14 में शामिल, 14-15 में शामिल है, तो रिचर्ड 42 में तो नीचे शामिल है नहीं। अगर इस 42 में शामिल नहीं है तो 42 में से मैं नीचे का जैसे ही 7 हटाऊंगा, क्योंकि इसे मुझे काउंट करना नहीं है, क्योंकि मुझे इसके और इसके बीच में चाहिए, तो ना तो 7वें नंबर का चाहिए ना ही ऊपर का रिचर्ड चाहिए। तो अगर इस 42 में से मैं नीचे का 7 हटा दूं ना, तो मुझे सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 35 लोग, क्योंकि ये पर्सन है, ये भी पर्सन है। पर्सन में से पर्सन हटाऊंगा तो पर्सन ही मिलेगा, और मुझसे यही पूछना चाह रहा है कि बीच में कितने लोग बैठे होंगे। 7वें नंबर का लड़का हट गया, बीच के लोग पता चल गया, क्योंकि रिचर्ड तो वैसे ही 42 में शामिल नहीं था। यही आंसर है। अगला देखो, कह रहे पास हुए विद्यार्थियों में अमीशा ऊपर से 22वें नंबर पे है। पास हुए विद्यार्थियों में अमीशा ऊपर से 22वें नंबर पे है, तो इसको बना लो कि अमीशा ऊपर से 22 नंबर पे है। आगे, सेजल जो कि अमीशा से 5 रैंक नीचे नीचे है, सेजल अमीशा से 5 रैंक नीचे है, तो इनके बीच की दूरी 5 होगी और इसकी रैंक ऊपर से 27 हो जाएगी। अंत से 34वें नंबर पे है, यानी कि सेजल ही लास्ट से 34th है। सेजल ही लास्ट से 34th है। अच्छा, क्योंकि ये लाइन पास वालों की है, तो पास वालों की पहले टोटल डिस्टेंस निकालो। यहां से यहां तक की दूरी पता चल गई है 27, और यहां से यहां तक की दूरी मुझे पता है 34, ये बनेगा 61। तो भैया पर्सन बैठे होंगे 60, और ये वो पर्सन होंगे जो पास हुए हैं, क्योंकि ये लाइन पास वालों की थी। इसके अलावा कह रहे हैं पास और फेल का रेशियो 4:1 है, तो पास और फेल का रेशियो दे दिया कि पास हुए हैं 4 तो फेल हुए हैं 1। भैया पास हुए हैं 60, तो जो 4 है वही 60 है। 15 गुना होगा कि नहीं? तो ये भी 15 गुना कर दो। अगर 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 15, तो ये हो जाएगा 15। तो 60 पास हुए, 15 फेल हुए, इसका मतलब क्लास में 75 लोग थे, है ना। क्लास में टोटल कुल मिला के 75 लोग थे। यही आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है। रीना पल्लवी के लेफ्ट में है, तो यार रीना इधर होगी, पल्लवी इधर होगी, और लेफ्ट में कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर, यानी इनके बीच की दूरी 10 है। जो से जोड़ा है, इंग्लिश में हु या जो, सेकंड वाले पर्सन की बात करता है, यानी पल्लवी राइट से 21वें नंबर पे है, यानी ये जो पल्लवी है ये राइट वाले एंड से 21वें नंबर पे है। यदि मालिनी जो कि लेफ्ट से 17वें स्थान पर है, वह रीना के राइट चौथे नंबर पर है। रीना का राइट चौथा नंबर मान लो ये है, यहां पर मालिनी बैठी हुई है, और इसको जब मैंने लेफ्ट वाले छोर से काउंट किया तो ये 17वें स्थान पर पाई गई। कुल सदस्यों की संख्या का पता लगाएं, बड़ा आसान है, ध्यान से समझना। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस पहले 10 थी कि नहीं थी? 10 थी ना, जिसमें से 4 इधर हटा दूंगा तो 6 ये बचेगा। बहुत बढ़िया, टोटल दूरी निकालो। देखो यहां से यहां तक चल के आ गए 17,
ये पॉइंट सेम है, यहाँ से यहाँ तक चल गए 6 और यहाँ से लास्ट तक चल गए 21। टोटल दूरी काउंट कर लो, 17 और 6 23, 23 और 1 24, 24 और 20 64, 24 और 20 44। तो पर्सन बैठे होंगे 43, पर्सन बैठे होंगे 43, यही आंसर है। अगर दूरी 44 की है तो पर्सन 1 कम होंगे। चलो एक ये क्वेश्चन देखो, इस तरीके का एक सवाल आया था। वो जो मिनिमम लोग हम निकाल रहे थे, मैंने बोला था कि जितना लेफ्ट में ले जाके बिठा दो उतनी लाइन छोटी बन जाएगी, उसी की तरह सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक कतार में शिखर पीछे से 9वें स्थान पर है, तो शिखर पीछे से 9वें नंबर पर हो गया और अरुण आगे से 8वें नंबर पर है। दोनों के बीच में केवल निखिल खड़ा हुआ है। अगर इस सवाल में मैं केवल शब्द काट दूं तो ये क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो क्वेश्चन 2 टाइप से बनता है, या तो बीच में केवल एक लड़का खड़ा हो या बीच में एक से ज़्यादा लोग भी खड़े हो सकते हैं। उस वाले क्वेश्चन में बीच में एक से ज़्यादा लोग भी खड़े थे, वो एक पर्सन बीच में तो था लेकिन उसके अलावा और भी लोग उसके आजू बाजू थे। लेकिन यहाँ पर बीच में केवल निखिल ही खड़ा है, उसके आजू बाजू और कोई नहीं है, तो ये वाला आसान होता है उससे। देखो अरुण का स्थान आगे से 8वां है, तो अरुण तो आगे से 8 नंबर पर हुआ और शिखर पीछे से 9 नंबर पर हुआ। शिखर पीछे से 9 नंबर पर हुआ। शिखर यहाँ है, अरुण यहाँ है, इनके बीच में एक ही इंसान खड़ा हुआ है बस, और इनके अलावा कोई नहीं है और उसका नाम है निखिल। यानी इन दोनों के बीच में निखिल के अलावा कोई नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में निखिल के अलावा कोई नहीं है, ध्यान से समझना, अगर इन दोनों के बीच में पर्सन 1 है तो दूरी 2 की होगी कि नहीं होगी? व्यक्ति 1 तो दूरी 2। न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है तो पहले से ही मैंने ओवरलैप करा रखा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां से यहां तक की दूरी 8, ये 2 तो ये 6 बच गई। टोटल दूरी निकालो, यहां से लेके यहां तक 6 और यहां से लेके यहां तक 9, तो 6 और 9 15, तो पर्सन कितने बैठे होंगे भाई साहब? 14। यही आंसर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये 2 टाइप के सवाल होते हैं, जब कोई एक ही व्यक्ति बीच में बैठा हो, और एक होता है कि एक व्यक्ति बीच में बैठा है लेकिन उसके अलावा भी और लोग उसके आजू बाजू बैठे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं रैंकिंग में, ऑर्डर में, सारे करवा दिए। छोटे छोटे सवाल तो आप यूं उड़ा दोगे, यूं, समझ रहे हो आप मेरी बात? पूरी क्लास को चाहो दोबारा देख लेना, बढ़िया करके रिवीजन कर लेना, नोट्स चाहे नोट्स बना लेना। वैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आपको करने का मन करे वीडियो खोल लो और खुद से करना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। सबसे बढ़िया तरीका होता है वीडियो देखने का। वीडियो देखो, पॉज करो, क्वेश्चन खुद से करो, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देख लो तुरंत, क्योंकि वीडियो में आगे सॉल्यूशन होगा। नोट्स बनाने के लिए टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो मेरी तरफ से ऑर्डर एंड रैंकिंग हुआ कंप्लीट और टाइम हो रहा है अपना 2.25 घंटा, यानी कैलेंडर को भी हमने लगभग 2.25 घंटे में फिनिश किया था, रैंकिंग भी 2.25 घंटे में फिनिश, 1 शॉट में। बस इतनी ही थी रैंकिंग। पूरी तरीके से पढ़ लेना, कोई भी PYQ की किताब उठा लेना, सारे क्वेश्चन लगते जाएंगे आपसे, बस इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना बेहतरीन तरीके से, ठीक है भैया। तो इस 1 शॉट में बस इतना ही, इंतजार करें 3 से 4 दिन का। अगली 1 शॉट शायद मे बी मंडे को आएगी, यानी ये वाली 1 शॉट भी मंडे तक ही आती है। अब मुझे आज खाली टाइम मिल गया तो मैंने फटाफट से शूट कर ली। आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर इतनी देर में, 1 हफ्ते में 1 लाओगे तो फिर पेपर निकल जाएगा, आपकी 1 शॉट कवर नहीं हो पाएंगी। कोशिश करूंगा 1 वीक में 2 क्लास लाने की, एक मंडे को और एक थर्सडे या फिर फ्राइडे में, ठीक है। चलिए, आप मेरे साथ जुड़े, जानकर देखकर बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब तो बनता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, टाइपिंग, क्वेश्चन का सिलेक्शंस सब अपने आप से करना होता है। बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, कौन सा रखना है कौन सा बाहर करना है ना। तो 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक तो मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट 1 शॉट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।